बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बाखबर सवेरा में खुश आमदेद। और आज है जुम्मा मुबारक, यानी जुम्मे का दिन है और बहुत सारे सही होता है लफ्ज़ या जुम्मतुल मुबारक? जुम्मतुल मुबारक वाक़ितन? हाँ अच्छा फिर ठीक है। ठीक है। और जुम्मे के बाद जी वीकेंड शुरू होता है। बहुत सारे लोगों का वीकेंड शुरू होता है और अशफाक ने जो मानी खेज मुस्कुराहट दी है, I would say nothing. उसमें मैं लास्ट समझ टाइम गई आपको हूँ। मुस्कुराना महंगा पड़ा था, you remember? अब आपको ना महंगा पड़ जाए। वही प्रॉब्लम। अच्छी बात करनी चाहिए। खैर, मैं हूँ सदफ अब्दुल जब्बार और मेरे साथ है अशफाक इसाक सत्ती। उम्मीद है कि आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे और अल्लाह ताला आप सबको और पूरे पाकिस्तान को अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। आमीन। भाई वो IMF का प्लान तो मेरे ख्याल में कुछ चौपट होने जा रहा है। IMF कौन IMF? एग्जैक्टली, हाँ, दैट इज द पॉइंट। मतलब क्या IMF के बगैर हम जी के दिखाएंगे, कशकोल तोड़ के हम आपको जी के दिखाएंगे। तो हम क्या करेंगे? हमने कहा IMF आते हो तो आओ, नहीं आते तो जाओ, हमें तुम्हारी जरूरत नहीं है। सीरियसली, दिस इज द वे यू टॉक जिनसे पैसे लेने होते हैं। अच्छा, और फिर डॉलर जिस तरह से महंगा होता चला जा रहा है, तो क्या हम कोई ऑल्टरनेटिव करेंसी में लेन देन के बारे में सोच रहे हैं? क्या चाइनीज युआन कोई ऑल्टरनेटिव करेंसी हो सकता है? तो क्या उसका आगाज पाकिस्तान से होगा? और कैसे होगा? कैसे होगा? हाँ, कम से कम युआन होगा तो सस्ता, 40 रुपए के नहीं, लगभग मतलब अभी बहुत से मराहिल तय होने, लेट्स सी क्या होता है। लेकिन आज के शो में बहुत कुछ है डिस्कस करने को। सियासी मंजरनामे पे भी हम देख रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कारकुनान हैं, जो रहनुमा हैं, उनकी जानिब से पार्टी छोड़ने का सिलसिला जारी है। प्रेस रोजाना जी कोई ना कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, रोजाना रिहाई होती है और उसके बाद रोजाना फिर रिहाई लगता होती है है। कि अब कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। अभी देखें आगे क्या मंजर बनता है। लेकिन इलेक्शन के बारे में तो किसी को कुछ नहीं पता, अभी तो बजट के बारे में किसी को कुछ नहीं पता। तो ये बहुत सारी बातें हैं, क्या बताएं अभी हम आपको। तो कहाँ तक सुनोगे, कहाँ तक सुनाएं? टॉप स्टोरीज की तरफ चल लेते हैं। फिर चलें टॉप स्टोरीज देखते हैं। ऑडियो लीक्स कमीशन के खिलाफ दरखास्तों पर लार्जर बेंच तश्कील। चीफ जस्टिस की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच आज समाअत करेगा। लाहौर हाई कोर्ट में भी दरखास्त दायर। अटॉर्नी जनरल और एडवोकेट जनरल पंजाब को नोटिस जारी। PTI रहनुमाओं की जानिब से पार्टी छोड़ने का सिलसिला जारी। मलिका बुखारी, जमशेद चीमा और मुसर्रत जमशेद चीमा ने भी PTI को खैराबाद कह दिया। 9 मई को होने वाले वाक़यात की मजम्मत कर दी। और कोई चीज़ बेकार नहीं, इस्लामाबाद की रिहायशी सादिया फजल ने साबित कर दी ये बात। कचरे से मुनफरिद फनपारे बनाकर लोगों को हैरान कर दिया। सुबह सवेरे जनाब आपसे बातें हो रही हैं, जुमे का दिन है। आपको ज़रा बताएं कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ एक बार फिर पुरअज़्म हैं। कहते हैं कि सिविल तनसीबात पर हमला करने वालों का ट्रायल इंसदाद दहशत गर्दी एक्ट और फौजी तनसीबात पर हमला करने वालों का ट्रायल आर्मी एक्ट के तहत होगा। तो ये उन्होंने थोड़ा सा जी वाज़ेह कर दिया है, क्लियर कर दिया है कि किसका ट्रायल कहाँ होगा। जो लोग डायरेक्ट, अब ये भी ज़रा सुनने वाली बात है कि जो लोग डायरेक्ट या इनडायरेक्ट मुलविस थे वो सब जुर्म में बराबर के शरीक हैं। जो इंस्टिगेट करने वाले थे वो भी और जो फैसिलिटेट करने वाले थे वो भी। हाँ, उन्हें कानून के मुताबिक सजा मिलेगी, वरना कौम माफ नहीं करेगी। अच्छा जी, तो आप ये देख लीजिएगा कि ये सूरत हाल है। फिर उसके साथ साथ और भी काफ़ी अपडेट्स हैं। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान को उनकी अहलिया बुशरा बीबी समेत 80 से ज़्यादा अफराद के नाम नो फ्लाई लिस्ट में शामिल कर लिए गए। अच्छा, जो नाम है वो ज़रा बता दें। मुराद सईद, मलिका बुखारी, फवाद चौधरी, हमाद अजहर का नाम भी फहरिस्त में मौजूद है। अच्छा, उनका नाम भी मौजूद है फहरिस्त में, मलिका बुखारी, फवाद चौधरी साहब का। बहरहाल कासिम सूरी साहब, असद कैसर, यास्मीन राशिद, मियां असलम इकबाल भी बैरून मुल्क सफ़र ना कर सकेंगे। अच्छा, मज़ीद 4 रहनुमाओं ने पार्टी छोड़ दी है, जिनमें मलिका बुखारी भी शामिल है। बाकी कौन कौन है सदर? जमशेद चीमा, मुसर्रत जमशेद चीमा, उनके नाम सामने आए। जो ज़ाहिर है जो वो इंडिविजुअल जो बड़े प्रोमिनेंट हैं, जिन्हें हमें देखते रहते थे हम और काफ़ी क्लोज हैं। तो मलिका बुखारी, मुसर्रत जमशेद चीमा साहब ने उन्होंने क्या कहा, ज़रा देख लेते हैं। सबकी तरफ से एक नैरेटिव हुआ और सीनियर लीडरशिप उसको रोक नहीं सकी या कहीं स्टॉप नहीं लग सका, उसमें हमारा भी डेफिनेटली कसूर है। तो उस नैरेटिव की वजह से जिसे कहते हैं कि एक जो बनी एक फ़ज़ा, उस फ़ज़ा का नतीजा मैं समझता हूँ या उसका पीक जो था वो 9 मई था। हम सियासत को कंटिन्यू नहीं कर सकते, पार्टी के साथ अपनी एफिलिएशन को भी हम कंटिन्यू नहीं कर सकते, लिहाजा हम सियासत को छोड़ रहे हैं। हम इस्तीफ़ा देते हैं पार्टी की हर पोजीशन से और पार्टी से और पार्टी की बुनियादी मेंबरशिप से। अगर टाइम वापस जाए
اور ہمارے بس میں ہو تو کاش یہ 9 مئی کا دن ہماری زندگیوں سے، پاکستان کی سیاست سے ڈیلیٹ ہو سکے۔ میرا بڑا بیٹا 11 سال اس کی ایج ہے، وہ کینسر سروائیور ہے، اور میں اپنی پوری لائف میں اس سے اتنا عرصہ الگ نہیں رہی، تو میں یہاں پہ اپنی سیاست کو اور پی ٹی آئی کو خیر آباد کہتی ہوں۔ میرے لیے اپنے میاں کی زندگی، اپنے بچوں کی زندگی اور صحت سب سے زیادہ عزیز ہے۔ 9 مئی کا جو دن ہے وہ بہت مشکل اور تکلیف دہ دن تھا۔ جس طرح شہیدوں کی تنظیمات کو نقصان پہنچایا گیا، اس کی بھرپور طریقے سے میں مذمت کرتی ہوں۔ میں یہ اعلان کرتی ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف کی جتنی بھی پارٹی پوزیشنز ہیں اس سے میں استعفیٰ دیتی ہوں۔ میں تحریک انصاف سے ریزائن کرتی ہوں، استعفیٰ دیتی ہوں اور اس پارٹی سے لا تعلقی کا اعلان کرتی ہوں۔ اچھا، جو تحریک انصاف کے جو رہنما ہیں وہ نہ صرف پارٹی چھوڑ رہے ہیں بلکہ وہ ساتھ میں یہ بھی کہتے ہیں کہ ہم سیاست بھی چھوڑ رہے ہیں۔ ملکہ بخاری جنہوں نے باقاعدہ برطانوی شہریت چھوڑی، انہوں نے خود ہی اس پریس کانفرنس میں بتایا کہ وہ آئیں، تو ہماری سیاست میں ویسے اس طرح کی خواتین کی ضرورت ہے جو پڑھی لکھی ہیں، ان کی لیجسلیشن خاص طور پہ جو خواتین کے حوالے سے ہے وہ سب کے سامنے ہے۔ تو لیٹس سی اب یہ کہتی ہیں ایز اے لائر وہ اپنا کردار جاری رکھیں گی۔ اچھا جی، اب ایک اور ہمارے سامنے سچویشن ہے وہ جی، چیف جسٹس پاکستان نے آڈیو لیک کمیشن کے خلاف درخواستوں پر ایک لارجر بینچ تشکیل دے دیا ہے، اور چیف جسٹس عمر عطا بندیال کی سربراہی میں اب جو 5 رکنی بینچ ہے آج سماعت کرے گا، جس میں جسٹس اعجاز الاحسن اور جسٹس منیب، جسٹس شاہد وحید، جسٹس اظہر رضوی شامل ہیں۔ صدر سپریم کورٹ بار عابد زبیری نے آڈیو لیک جوڈیشل کمیشن کو کام سے روکنے کی درخواست سپریم کورٹ میں دائر کی تھی۔ تو یہ تمام تر معاملات ہیں۔ تو اب ہمارے ساتھ موجود ہیں چودھری غلام حسین صاحب، ان سے ذرا بات کر لیتے ہیں، اور اب ظاہر ہے کہ اہم ترین خبریں وفاقی دارالحکومت سے سامنے آ رہی ہیں۔ اچھا چودھری صاحب، بات دراصل یہ ہے کہ ایک تو وزیر اعظم صاحب نے تھوڑا سا کلیئرٹی دی ہے کہ جو حملہ کر رہے تھے سول تنظیمات پہ، یعنی کہ ویسے توڑ پھوڑ کر کے سرکاری املاک کو ریڈیو پاکستان پہ ادھر ادھر حملہ کر رہے تھے، ان کا ٹرائل ہوگا ATC کے تحت، انسداد دہشت گردی ایکٹ کے تحت۔ اچھا، اس کے علاوہ جو فوجی تنصیبات پر حملہ کرنے والے تھے ان کا ٹرائل آرمی ایکٹ کے تحت ہوگا، لیکن وہ ساتھ یہ کہتے ہیں کہ جو بھی جرم کر رہے تھے ان کو معافی نہیں ملے گی۔ آپ کا کیا کامنٹ ہے اس پہ جی؟ جو بھی جرم کر رہے تھے ان کو تو معافی ملنی نہیں چاہیے، نہ ہم ان کی کوئی حمایت کرتے ہیں، لیکن پورے ملک میں آخری گاؤں تک جو ہے وہ پولیس جا کے جو لوگوں کے ساتھ کر رہی ہے، جو ان کی خواتین کے ساتھ کر رہی ہے، جو ان کے بچوں کے ساتھ کر رہی ہے، جو ان کے گھروں کو توڑ رہی ہے، ان کی چیزیں اٹھا کے لے کے جا رہی ہے۔ ایک یہاں کوئی چینل والے ہیں وہ ابھی چھوڑ گئے ہیں PTI، سلیم بریار وہاں سیالکوٹ، ان کے گھر گئے ہیں، ایک انہوں نے وہ کوئی درار مطلب کھولی ہے الماری یا کچھ، تو ادھر پیسے پڑے تو وہ جو ہے وہ CCTV کیمرے تھے، تو وہ دیکھ رہے ہیں اپنی جیبوں میں نوٹ ڈال کے جا رہے ہیں پولیس۔ اچھا چودھری صاحب ذرا یہ بتائیں، یہ تو ظاہر ابھی آنے والے دنوں میں مزید معاملہ انفولڈ ہوگا، پاکستان تحریک انصاف کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ روزانہ کی بنیاد پہ پریس کانفرنس ہو رہی ہیں، رہنما چھوڑ کے جا رہے ہیں، عمران خان کے حوالے سے یہ خبر بھی آ رہی، کل فیصل کریم گنڈی صاحب ARY نیوز کے پروگرام میں دعویٰ کر گئے جی کہ بہت جلد وہ امریکہ میں ہوں گے، تو آپ کو کیا نظر آ رہا ہے فیوچر تحریک انصاف کا؟ اب کوئی چیز ایک تو حتمی طور پر کہنا مشکل ہے، جس طرح بجلی کی تیزی سے چیزیں ڈیولپ ہو رہی ہیں، ایک تو یہ ہے، دوسرا یہ جو چھوڑ گئے ہیں یا جن کو چھوڑنے پر مجبور کیا جا رہا ہے، یہ کوئی اتنی سگنیفیکنٹ بات نہیں ہے، کیونکہ PTI جو ہے نا وہ عمران خان ہے اور عمران خان PTI ہے۔ وہ تو ہے، لیکن ظاہر ہے کہ عوام کو منہ دینے کے لیے عوامی نمائندے بھی تو چاہیے ہوتے ہیں نا، کوئی پریزیڈنشل سسٹم تو ہمارا ہے نہیں۔ کھڑے ہو جائیں گے آپ کو لوگ دے دیں گے، پکی بات ہے سر۔ ہاں۔ اچھا، آج کل تو میں سوچ بھی نہیں سکتا، لیکن بات یہ ہے کہ تو آپشنز کیا رہے ویسے خان صاحب کے پاس؟ ناؤ واٹ آپشنز ہی ہیز؟ He has all the options only if you hold elections free, fair, impartial. الیکشن تو اکتوبر میں گیا، اکتوبر میں تو بڑے دن ہیں چودھری صاحب، یہاں تو دن بہ دن کہانی چینج ہو جاتی ہے۔ بس اب تو کوئی اتنا دن نہیں نا رہ گئے، جون جولائی اگست۔ ویسے الیکشن ہو رہے ہیں چودھری صاحب؟ یہ تو ابھی جو لگتا ہے یہ تو کوئی نہیں کرانا چاہتے، قیامت تک نہیں کرانا چاہتے۔ ہاں، ویسے تو آپ کہہ رہے تھے ہوں گے اکتوبر میں ہوں گے، اب تو یہ ہے کہ پارٹی نہیں رہے گی تو پھر بندے نہیں رہیں گے۔ پارٹی کہیں نہیں جا رہے۔ اچھا، کہیں نہیں جا رہی۔ اچھا
اچھا ایک اور چیز یہ بتا دیں لیکن کہ یہ جو غلطیاں ہیں عمران خان کی یا ان کی پارٹی کی، ان کو تو وہی درست کریں یا نہ کریں، ہمارا تو سیاست سے تعلق نہیں ہے نا. اچھا چودھری صاحب ایک غلطیاں تو چیز بتائیں کیا ہیں ان کی. کیا اچھا چلیں اس سے ہٹ کے میں سوال کر لیتا ہوں. چودھری صاحب میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ یہ جو ابھی لوگ چھوڑ کے جا رہے ہیں، ظاہر ہے ریزائن کر رہے ہیں، آ کے بات کر رہے ہیں اس طریقے سے، یہ کوئی انڈیفینٹ پیریڈ کے لیے ہے یا آپ کو لگتا ہے کہ مستقل طور پر سیاست سے الگ ہو جائیں گے، یا دوبارہ پھر کبھی کوئی پریس کانفرنس اسی طرح کی ہو کے واپس بھی آ سکتے ہیں؟ جی اس پارٹی میں تو شاید نہ آئیں، اچھا اور کسی سیاست میں چلے جائیں گے. یہ ایسی باتیں ہوتی ہیں، اچھا بڑی مشکل سے لگی ہوئی چھوڑتی ہے. اوکے 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 چلیں. ٹھیک ہے چودھری صاحب ہمارے ساتھ تھے صبح سویرے، ہم نے ان کو زحمت دی کہ جی ساری صورتحال پہ وہ کیسے دیکھتے ہیں کہ کیا منظرنامہ ہے. تو لائک ایوری بڈی ایلس سب کو ابھی ہے کہ دیکھیں جی اب کیا صورتحال بنتی ہے، اور خاص طور پہ جی الیکشن کو لے کے بھی بڑے معاملات ابھی ڈسکس ہونے ہیں. بالکل بہت جی ساری چیزیں ہیں جی، کیونکہ عدالت میں اس حوالے سے کیسز بھی ہیں، سماعت بھی چل رہی ہے. الیکشن ڈسکس تو یہ ہماری سیاست کا الیکشن ہوں گے یا نہیں ہوں گے، کیا ہوگا، کس طرح سے ہوگا. اچھا جی اب تھوڑا سا ہم بات کر لیتے ہیں، کیا پروڈکٹیوٹی کی تھوڑا بات کر لیتے ہیں جی بالکل. کہ ویسے بات یہ ہے کہ کہتے ہیں کہ اس دنیا میں کوئی بھی چیز بیکار نہیں نہیں کوئی ہوتی چیز نکمی، آگے کیا ہے؟ قدرت کے کارخانے میں نہیں کوئی چیز نکمی زمانے میں، برا نہیں کوئی قدرت کے کارخانے میں. کیا واہ واہ میری بھائی صدر، میموری کیا سب بات. سویرے. تھینک یو سو مچ، تھینک یو. بالکل اچھا نہیں لگا ہمیں آپ کا شعر، بالکل آپ کا شعر اچھا نہیں لگا ہمیں. کیوں نہیں لگا؟ ایسے ہی کیونکہ آپ کا میرا نہیں شعر تھا، آپ کا نہیں تھا. اچھا جی تو بات یہ ہے کہ ہر کچرا پھینکنے کے لیے نہیں ہوتا، اچھا ہر کچرا پھینکنے کے لیے نہیں ہوتا. آگے کیا کچھ شعر ہے؟ ایسے بھی ہوتے ہیں جنہیں کسی مثبت کام میں استعمال کیا جا سکتا ہے. یہ شاعری نہیں تھی لیکن اس کے انداز میں نے انیشلی کرنے کی کوشش کی، آپ کو بھی لگا نا. بے وزن اچھا تھی. جی بے وزن تھی. تو ایسے ہی کچرے سے خوبصورت فن پارے بنانے کی ماہر ڈاکٹر سعدیہ فضل ہماری مہمان ہوں گی، جو کاٹ کباڑ کی مدد سے مختلف اقسام کے فن پارے اتنے خوبصورتی سے بناتی ہیں کہ یقین کرنا مشکل ہو جاتا ہے کہ کچرے کی مدد سے بنائے گئے ہیں. اچھا یہ ڈاکٹر سعدیہ جو ہیں یہ ماہر نفسیات ہیں اور کیلی گرافی کا بھی شوق ہے، اور اسی شوق کے لیے انہوں نے کچرے سے منفرد فن پارے بھی بنائے ہیں. اور باقی کیا کیا کرتی ہیں آپ بھی بتا دیں. ہاں جی تو اس حوالے سے ہم پھر انہی سے پھر بات کر لیتے ہیں ڈاکٹر سعدیہ فضل سے. ان سے پوچھیں ہیں کہ یہ خیال کیسے آیا، اور کیا یہ مطلب ان کی جو فیلڈ ہے ماہر نفسیات ہیں اور یہ کام، تو یہ اس کا کوئی میچ سمجھ نہیں آ رہا. تو سعدیہ ہمارے ساتھ ہیں. سعدیہ ویری گڈ مارننگ ٹو یو، ویلکم ٹو باخبر سویرا. پہلے سعدیہ سے پوچھیں، وہ ہمارا شو دیکھتی ہیں. سعدیہ پہلے یہ بتائیں سعدیہ. یہ سوال. السلام علیکم. وعلیکم جی السلام. جی شو دیکھتی ہوں. ہاں جی بالکل. صدف اینڈ اشفاق دیکھتی ہوں جب بھی کبھی ٹائم ملے ضرور، صبح مارننگ میں. چلیں بہت اچھا کیا آپ نے، اب مزید ٹائم نکالیے گا. اب ذرا سوال آپ کا. آپ یہ بتائیں کہ یہ کیا کیسے فن پارے بنانے کا خیال آیا، وہ بھی کچرے سے؟ سو واٹ کائنڈ آف کچرا بیسکلی؟ ہاں اچھا سب سے پہلے تو اس کا سوال کا جواب دوں، خیال کیسے آیا. اچھا میرا جو فیلڈ ہے وہ لائف اسٹائل میڈیسن ہے، اور اس میں پازیٹیو سائیکالوجی کی بہت بات بھی کرتی ہوں اور بہت پریکٹس بھی کرتی ہوں اس چیز کو. تو اس میں ڈیورنگ ایک سیشن میری ایک پیشنٹ، جس طرح ہم پوچھتے ہیں جب کوئی آئے تو ان سے پوچھتے ہیں کہ ہاؤ آر یو فیلنگ، آج آپ کیسا فیل کر رہی ہیں. تو وہ آئیں تو انہوں نے مجھے کہا کہ میں نے ان سے پوچھا آپ کیسا فیل کر رہی ہیں، تو انہوں نے کہا آئی ایم فیلنگ لائک اے ٹریش ٹوڈے نا. تو یہ چیز مجھے بڑی ایک دم سے وہ لگی کہ ٹریش کی وہ بات کر رہی ہیں، اور میں آلریڈی اس چیز کو کر رہی تھی، مطلب یہ اسکریپ لے کے اور اس طرح کی چیزوں کو اس پہ کام کر رہی تھی. اور یہ جو آرٹ تھیراپی ہے یہ میں اپنے پیشنٹس کو، یہ گلوبلی رائج ہے پوری دنیا میں آرٹ تھیراپی، تو اس کو کر رہی تھی آلریڈی. تو جب انہوں نے مجھے یہ چیز کہی نا کہ آئی ایم فیلنگ لائک اے ٹریش، تو یہ چیز مجھے ایک چیلنج کی طرح لگی. اینڈ بائی دا وے مجھے چیلنج لینا بہت پسند ہے زندگی میں. تو میں نے یہ سوچا کہ میں صرف زبانی ان کو نہ بتاؤں، میں انہیں کوئی چیز ایسی کر کے بتاؤں کہ آپ جب ٹریش کی بات کر رہی ہیں تو میں نے انہیں پورے جب نیکسٹ سیشن تک میں نے ان کو ایک اچھی سی چیز بنا کے خود نیکسٹ سیشن پہ ان کو پریزنٹ کی، اور اپنے پرسکرپشن کے ساتھ، اور ان کو یہ بھی بتایا کہ جو ہے نا کہ یہ ٹریش ہے جس کی آپ بات کر رہی تھی، اور اب آپ اس کو پہچان سکتی ہیں. تو انہوں نے کہا کہ نہیں، یہ مجھے تو نہیں لگتا یہ وہی ہے جس کی میں بات کر رہی تھی. تو بات یہ ہے یعنی کہ آپ نے ان کو یہ پیغام دیا لائٹر نوٹ کہ آپ ٹریش ہوتے ہوئے بھی ویلیویبل ہو سکتے ہیں.
मतलब आप हाँ खुद जी, अगर exactly. ट्रैश फील कर जैसे- रहे हैं तो यू कैन बी वैल्यूएबल इफ यू वांट टू ब्रिंग वो कहते हैं ना कि इफ लाइफ इज ट्रीटिंग यू लाइक अ ट्रैश, तो आप अपने जो स्ट्रेंथ्स हैं उस पे काम करें, आप अपने उस पे काम करें, अपनी जो है अपने आप को डिफाइन करें और अपने खुद को एक अच्छे और मजबूत उसमें लेके आए सादिया, कि आप उनका एक वो- आर्ट पीस की शक्ल में सामने इस आर्ट पीस को देख के जो ट्रैश था और फिर वो एक आर्ट पीस में उसके प्रोडक्ट सामने आया, उनका रिएक्शन क्या था, क्या सीखा फिर उन्होंने उससे? देखिए पहले तो वो मैंने बताया कि मैं आर्ट जो है आर्ट थेरेपी को अपने पेशेंट्स में करती हूँ, यूजुअली वो करती हूँ। ये एक ज़रा हट के वो था। मैं उन दिनों में पॉजिटिव साइकोलॉजी पढ़ रही थी, तो मैंने उसका एक हमारा एक साइंस ऑफ हैप्पीनेस हमारे लिए तो पाकिस्तान में बड़ी नई बात है, लेकिन ये है और इसका एक जो है ना एक मॉडल है प्रॉपर, इसको हम पर्मा मॉडल कहते हैं। तो मुझे ये लगा कि उसका सारी चीज़ें इसमें ये पूरा कर रही है ना। ये जो स्क्रैप लेके यानी एक बिल्कुल फालतू चीज़ लेके फिर उस पर काम करना और फिर इसको बिल्कुल एक ऐसी शक्ल में लेके आना कि देखने वाला इसको ना पहचान सके ना। तो उनका रिएक्शन आप पूछ रही हैं, तो ऑब्वियसली वो साइंटिफिकली भी एक प्रूवन चीज़ थी कि ऐसा ही होगा। तो ऑब्वियसली उनके अंदर एक बड़ी पॉजिटिव चेंज आई और अब वो खुद भी ये करती हैं। वो मुझसे सीख के अब खुद भी ये करती हैं और मुझे अक्सर अपनी फीडबैक देती हैं कि ये खाली उन एक की तो मैं बात कर रही हूँ कि हाउ आई स्टार्टेड इट, लेकिन अब मैं ये आहिस्ता आहिस्ता इतना ज़्यादा मेरी नॉर्मल जो मैं आर्ट थेरेपीज रिकमेंड करती हूँ उससे ज़्यादा जो है ये लोग खुद अच्छा, मुझे एक चीज़ feedback हमें ये देते हैं मेरे बताइएगा patients के। कि इसके अंदर वैसे तो कचरा जो है वो उसके अंदर बहुत सी चीज़ें आ जाती हैं और बहुत सी डायमेंशंस हैं कचरे की भी अगर बात करें तो आप उसके अंदर से क्या क्या चीज़ें ऐसी हैं कि जो कारआमद बनाती हैं, जिनको इस्तेमाल करती हैं? प्लास्टिक की बॉटल, प्लास्टिक वेस्ट या क्या? अच्छा, प्लास्टिक वेस्ट का मेरा ना बहुत ज़रूरी मैं इस वजह से समझती हूँ कि प्लास्टिक एक बहुत ही ऐसी चीज़ है जो एक Long तो lasting है। डिकम्पोज नहीं होती है और बहुत हाँ जी बहुत ज़्यादा जो है ये ऐसी चीज़ है जो ख़तरनाक माहौल दोस्त नहीं है। ये एक बेसिक ऐसी चीज़ है जो बहुत ही ज़्यादा इस कैटेगरी में आती है। तो इसको हाँ जी मैं बिल्कुल इसके कंटेनर शुरू में जब मैंने इनिशियली स्टार्ट किया था तो मैं अपने एक NGO है लेट्स ग्रो टुगेदर उनके साथ काम कर रही थी। तो बच्चे में एग्जीबिशंस कर रही थी मैं अपने आर्ट के मैं अपना आर्ट भी वो जिस तरह जिसे कहते हैं ना एग्जिबिट करती हूँ उनके साथ। तो वो उनके साथ मैं काम कर रही थी तो बच्चों के लिए बेसिकली मैंने ये शुरू किया था कि बच्चों को खाली ये आर्ट मतलब ड्राइंग की कलरिंग की इससे ज़्यादा कोई ऐसी चीज़ में इन्वॉल्व किया जाए कि उनको पता भी चले कि वेस्ट जो है प्लास्टिक की मैं इसलिए बात कर रही हूँ कि पर्टिकुलरली क्योंकि बच्चे ये ज़रूर उनके जहनों में डालना चाहिए कि ये जो वेस्ट है ये कौन कौन सा ख़तरनाक है हमारी माहौल के लिए, उनके अपनी आगे ज़िंदगी के लिए। और दूसरी एक चीज़ ये सिखानी मॉरली भी कि अपना कचरा खुद कहीं समेट के रखें, उसको गलियों और इधर उधर छोड़ ना दें किसी उसके लिए। और सबसे पहले जब आप ये सोचते हैं ना किसी चीज़ कोई क्रिएटिव बन सकती है तो जब आप कोई चीज़ ऐसा देखते हैं, कोई स्क्रैप देखते हैं तो आप उसको अलग से करके, ये बच्चों की नफ्सियात की मैं बात कर रही हूँ कि वो इस चीज़ को बड़ा मतलब इस चीज़ को बड़ा पॉजिटिव लेते हैं एज कम्पेयर टू नॉर्मल आर्ट थेरेपी जो मैं नॉर्मली बच्चों को पहले और रिकमेंड अब तो ज़ाहिर है समर तो- वेकेशंस भी आने वाली हैं तो व्हाई नॉट जी, अगर exactly. बच्चे इस तरह के आर्ट को सीखने की कोशिश करें। ज़रूरी नहीं है आप हर चीज़ जो है इस पॉइंट ऑफ व्यू से सीखें कि आपके कोर्स में क्या, आपका सब्जेक्ट क्या है। आप उससे हट के भी कोई चीज़ एज स्किल्स ऐसे ही भी है। सीख सकते हैं क्योंकि बड़े थेरेप्यूटिक होते हैं। आपने खुद आर्ट का हवाला दिया, लोग स्केचिंग करते हैं, पेंटिंग करते हैं, फोटोग्राफी करते हैं, वो कहते हैं हमें बड़ा सुकून मिलता है इससे। जाहिर है कि और आपका जी, दिमाग जो है वो फोकस्ड रहता है एक जगह पे। और तीसरा एवेन्यू मैं आपको इसका ये बतानी चाहूँगी कि उसके बाद अभी जब थोड़ा जैसे ये हो गया इन्फ्लेशन का ज़्यादा वो, तो लोगों ने मुझे इसलिए भी कांटेक्ट किया क्योंकि स्क्रैप एक ऐसी चीज़ है जो रॉ मटेरियल है जिस पे कोई पैसा खर्च नहीं होता। तो लोगों ने मुझे इस हवाले से भी बहुत कांटेक्ट किया। यही जो मैं लेट्स ग्रो टुगेदर की बात कर रही हूँ, इनसे इनके रेफरेंस से बहुत से लोगों ने कि आप हमें ये सिखाएं क्योंकि इसमें आपका जो है इतना खर्चा नहीं होता। जो ज़ाहिर है बेसिक मटेरियल जो आपको रॉ मिलता है वो बिल्कुल मतलब उसकी कोई कॉस्ट नहीं है। आप अपने घर से जो मर्जी चीज़, प्लास्टिक, ये जो गत्ते के डब्बे या इवन हर चीज़ के अंदर कोई ना कोई, मैं तो अब जो है ना मैं हमेशा कहती हूँ मेरे अंदर का साइंसदान जो है ना वो मेरे आर्ट में बड़ा हेल्प करता है। तो मैं जब ये सोचती हूँ कि इसको मिक्स करूँगी, इसको किस तरह करूँगी, तो हर चीज़ में से कुछ ना कुछ निकल के आता है। तो यही चीज़ फिर अब बहुत लोगों ने मुझे इस तरह भी कांटेक्ट किया कि आप मुझे हमें सिखाएं ताकि हम आगे इसको अपने मतलब कमर्शियल लेवल पे
इस्तेमाल कर सकें। और बिल्कुल ठीक तो है, ये भी एक इसका थर्ड एक वो है। थैंक यू सो मच Thank you so डॉक्टर much. सादिया, बहुत शुक्रिया। और यकीनन हमें तो स्कूलों में चाहिए कि एज ए प्रोजेक्ट बच्चों को ये दिया जाए ताकि बच्चे सीखें। आई रिमेंबर जब मैं छोटी थी तो वो जो मैच स्टिक होती हैं उससे मैंने बहुत सारे आर्ट वर्क बनाए, मैंने भी बड़े आर्ट वर्क तो बनाए बड़ा इससे। मजा आता था। मैच स्टिक्स और जब लेके- घर वाले अप्रिशिएट ओहो। करते थे तो ओहो क्या बात है। अच्छा, मैं उस वक्त आप देखें कि उस वक्त भी दिमाग तकरीबी था। मैं मैच स्टिक्स लेके उससे मिसाइल बनाया करता था उनके। जला I'm तो नहीं sure देते कि जो दिमाग हमारे, में उसे? हाँ, उनको जला के फिर आप वो फायर करते हैं यहाँ से वहाँ तक। तरीक़ाकार है पूरा, मैं आपको उसमें पन्नी इस्तेमाल होती थी बाकायदा, जो हमारे दोस्त रिलेट कर सकते हो वो कर सकते हैं, नहीं कर सकते तो उनको मैं तरीका मुझे भी नहीं बता मालूम, दूंगा। आई कैन नॉट रिलेट एट ऑल बिकॉज जी। मुझे नहीं समझ आई आप इतने तकरीबी हो सकते हैं। तो बच्चे होते हैं, पटाखे आपने कभी नहीं फोड़े नहीं, बचपन वो में? मैंने। तो तकरीबी कार्रवाई होती है वो बचपन में। बचपन से Okay. ही है जी। खैर, और हमने ब्रेक तो नहीं लेनी ना? ब्रेक नहीं लेनी, हमने खोए की बात करनी। अच्छा, खोया 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 वो वाला खोया नहीं, हाँ, खाने वाला दिल खोया नहीं, खाने वाला खोया। हाँ। तो अच्छा जी, तो कहाँ दिल की खोया। सौगात है जिसका हम तज़किरा कर रहे हैं? खोया जनाब मानसेरा की है। और हम यूजुअली मुख्तलिफ जगहों की आपको ख़ास चीज़ें बता रहे होते हैं, लेकिन मानसेरा की ये सौगात है। और खोया नाम जो क्या ना है? सिर्फ पाकिस्तान भर में मशहूर है बल्कि बैरून मुल्क भी पसंद किया जाता है। तो अब मतलब वी शुड फील प्राउड ऑफ इट। ये- ताहिर शहजाद जी ठीक है इस जी, हवाले से बताते हैं, फिर अशफाक रिपोर्ट ज़रा करें। हम पूछते हैं आपसे खोए के बारे में। ठीक है। अच्छा जी, ये खोआ था खोआ खोआ और हमने तो कराची में वाइट सा देखा है, वो जो भाई, गाजर वो के खोया हलवे में होता है ना, ये खोआ है। तो ये दो मुख्तलिफ यानी चीज़ें कि वाइट को अगर ब्राउन कर दें जला जला के, पकाया है, नॉट पका जलाया पका है। के, हाँ। मतलब वो, हाँ वही ना, वो तो जल रहा होता है ना बेचारा, उसके दिल से कोई पूछे वो बता नहीं वैसे सकता। आपको पसंद है खोआ नहीं। खोया व्हाटएवर पता नहीं है, आई एम नॉट अ फैन। मुझे गाजर के हलवे में बहुत पसंद है और सर्दियों में जब गाजर का हलवा खाते हैं ओहो ओए होए, मज़ा आ जाए। तो ब्रेक ले लें वरना तो मुंह में पानी आ गया है मेरे। ब्रेक लेते हैं, मैं चाय पीती हूँ, ब्रेक के बाद आते हैं। तो वेलकम बैक वंस अगेन जी अशफाक। हम यूजुअली हम देखते हैं हम लोगों को बड़े गिले शिकवे रहते हैं अपनी ज़िंदगी में कि ये नहीं है, यूँ हम नहीं शुक्रगुजार है, नहीं होते। हम नाशुक्रे हैं। और हालांकि कहा जाता है कि तंदुरुस्ती हज़ार नेमत है, बिल्कुल। और अगर आपके तमाम आज़ा सलामत हैं, आपके हाथ पाँव, आपकी बीनाई, आपके बाकी हिस्से ठीक हैं, दिमाग आपका ठीक है, तो इससे बढ़कर कोई और नेमत नहीं हो सकती। या फिर आप किसी बीमारी, किसी मुर्जी मर्ज में मुब्तला नहीं है, किसी टर्मिनल इलनेस के शिकार नहीं है, और हमें तो देखें हम शुक्रगुजार नहीं छोटी छोटी बातें, तो अपनी नाक को लेके किसी को ये इशू होता है, किसी को अपने कम्प्लेक्शन को लेके इशू जी। होता है। मतलब ये तो ज़ाहिरी चीज़ें हैं, लेकिन जिस तरफ अशफाक इशारा कर रहे हैं, सेहत यानी तंदुरुस्ती हज़ार नेमत है। और हमें अल्लाह ताला ने लाइक वो नेमतें दी हैं कि हम कितना भी शुक्र अदा करें वो कम है। लेकिन- अच्छा, लेकिन कुछ, अच्छा, जब कोई ऐसी मुश्किल आप पे आ भी जाती है तो उससे आप नंबर आजमा कैसे होते हैं? ये दो तरह बात के है। माइंड सेट होते हैं। एक दफ़ा ये, एक बार ये हो सकता है, एक तरीक़ेकार ये हो सकता है कि आप डिप्रेशन में चले जाएं, आप कहें कि मेरे साथ ये हो गया, दुनिया खत्म। दूसरा ये है कि आप ये हौसला करें कि अगर मेरे साथ ये हुआ है तो मैं ये कोशिश करूं, अवेयरनेस पैदा करूं और हिम्मत करूं और जाके लोगों को बताऊं ताकि उनके साथ ये चीज़ ना हो और उस काम में जुट जाऊं। तो हम जिन साहब का, जिन हीरो का तज़किरा कर रहे हैं, वो रज़ाकार हैं, कुर्बान अली। वो अज़्म व हिम्मत की मिसाल बन गए हैं। बिल्कुल पोलियो का शिकार रहे, और आपको पता है कि 1990s से हमारे यहाँ पोलियो से बचाव की कैंपेन चल रही है, लेकिन फिर भी कुछ लोग जो हैं वो वैक्सीन नहीं पी पाते और उसका शिकार हो जाते हैं। लेकिन अब उन्होंने अपनी ज़िंदगी का, कुर्बान अली ने, यह मकसद बना लिया है कि कठिन रास्तों से दूर दराज इलाकों में जाते हुए कौम के बच्चों को वो यानी माजूरी उन पे से जो गुजरी सो बचाना गुजरी, चाहते हैं। अब वही चाहते हैं कि दूसरे इस मरहले से ना गुजरे। ठीक तो लियाकत मस्तोई इस हवाले से मजीद बता रहे हैं। दोनों टांगों से माजूर लेकिन हौसला चट्टान जैसा, ये है डेरा अल्लाह यार का रिहायशी कुर्बान अली, जो खुद तो चल नहीं सकता लेकिन दूसरों के बच्चों को इस माजूरी से बचाने के मिशन पर है। इंसदादे पोलियो मुहिम का आगाज होते ही कुर्बान अली अपने सारे काम छोड़कर इंसदादे पोलियो मुहिम का हिस्सा बन जाता है। कुर्बान अली घर से निकलकर दुश्वार गुजार रास्तों से मुख्तलिफ इलाकों में जाकर बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाकर फराइज अंजाम दे रहा है। 2011 से पोलियो में काम कर रहा हूँ। 3 बजे तक यहाँ पे पोलियो में काम करता हूँ। बच्चे आते हैं, बच्चों को पोलियो पिलाते हैं। मैं माजूर हूँ लेकिन मेरा हौसला बुलंद है। आज तक मैंने अपनी हिम्मत नहीं हारी है।
قربان علی 12 سال سے پولیو کے خاتمے کے لیے سرگرم ہے. محکمہ صحت کے افسران بھی موذی مرض کے خلاف قربان علی کی ہمت کے معترف ہیں. یہ بندہ میرے ساتھ 2011 سے کام کر رہا ہے اور الحمدللہ زبردست کام کر رہا ہے, معذور ہے اور اپنا کام ایمانداری سے کر رہا ہے. قربان علی پیدائش کے 2 سال بعد پولیو کا شکار ہو کر دونوں ٹانگوں سے معذور ہوا تھا اور غربت کے باعث بچپن سے ہی محنت مزدوری کرنے لگا اور ساتھ ہی میٹرک تک تعلیم حاصل کی. باہمت قربان علی کا جذبہ معاشرے کے لیے مثال ہے, جو خود تو معذور ہے مگر قوم کے بچوں کو عمر بھر کی معذوری سے بچانے کو اپنا مشن بنایا ہوا ہے. کیا بات ہے, اور یہ ہمارے ہیرو ہیں جناب, جن کے بارے میں ہم بات کریں جتنی بات کرے کم ہے. اب ذرا ہم بات کرتے ہیں, جب بھی آپ کو جیل کا خیال آتا ہے تو آپ کو خوفناک ایک منظر آپ کی آنکھوں ان ہائیجینک کنڈیشنز, اور اس کے علاوہ وہاں پہ کیڑے ہیں اور وہاں پہ کیا کہنا چاہیے مچھر ہیں, وہ ان ہائیجینک ہے, وہاں پہ آپ کو سہولیات نہیں ہیں, بعض اوقات ڈرگز بھی ہیں, نہ جانے اور پتہ نہیں کیا کیا ہے. لیکن کراچی کی جو سینٹرل جیل ہے وہاں پہ قیدیوں کے لیے ایک بڑا اچھا اقدام اٹھایا گیا ہے. وہ کیا ہے, وہاں پر 10 روزہ مفت ڈینٹل کیمپ کا اہتمام کیا گیا ہے. ہمارے یہاں تو ایک کہتے ہیں نا, عام انسان جو 9 to 5 جاب کر رہا ہے, جس سے ساری اویئرنیس ہے, وہ اپنے دانتوں کا خیال نہیں رکھتا, لیکن سینٹرل جیل میں یہ کیمپ لگانا بڑا احسن اقدام ہے جناب. اور ماہر جو ڈاکٹر ہیں ان کی ٹیم کی جانب سے قیدیوں کا معائنہ اور علاج اس حوالے سے کیا جائے گا. بالکل جی, کیا جا رہا ہے, بلکہ اٹس بین ڈیز, ابھی کچھ دن ہو چکے ہیں اس کو. اور ہمارے ساتھ افضل خان جو ہیں وہ رپورٹ کریں, بیسیکلی آپ کو یہ رپورٹ دکھاتے ہیں. سینٹرل جیل کراچی میں قیدیوں کو دانتوں کے امراض سے متعلق طبی سہولیات فراہم کرنے کے لیے سماجی ادارے کی میڈیکل ٹیم کی جانب سے کیمپ کا انعقاد کیا گیا, جس میں زیر علاج قیدیوں کو موقع پر دانتوں کے معائنے اور امراض سے متعلق آگہی اور علاج کی سہولت فراہم کی گئی. جب بھی سپرنٹینڈنٹ صاحب راؤنڈ پہ جاتے تھے, ان کو بہت یہ شکایت آتی تھی, دانتوں کا بڑا مسئلہ تھا, اور باہر سے بھی ڈاکٹر آتے تھے دانتوں کے. پھر اس نے دیکھا کہ یہاں پہ ہم باہر نہیں بھیج سکتے, ہمارے لیے مسئلے مسالت بہت ہو جاتے ہیں, تو خود لے کے آئے, پورا کا پورا کیمپ ان کے اپنا بنایا ہے. میرے دانتوں میں کیویٹیز تھی, ڈکے تھے, ہمارا علاج کیا, ہم یہاں کے کیمپ سے بہت زیادہ مطمئن, ان کے کام سے بہت زیادہ مطمئن ہے. ماہرین صحت کہتے ہیں کہ دانتوں کا بروقت معائنہ انسانی صحت کے لیے انتہائی ضروری ہے. سینٹرل جیل میں موجود قیدیوں کو بروقت دانتوں کے امراض کی تشخیص نہ ہونے کی وجہ سے مشکلات کا سامنا تھا. پرزنرز پہ کیمپ کرنے کا مقصد یہی تھا, کیونکہ یہاں پر ہم نے آئیڈینٹیفائی کیا تھا کہ ڈینٹل کی فیسلٹیز پراپر نہیں ہیں, تو ہم نے ایس پی صاحب سے ریکویسٹ کی تھی, اور جیل حکام کا میں بہت زیادہ مشکور ہوں, انہوں نے ہمیں اجازت دی. یہاں پر روزانہ 60 سے 70 مریض دیکھ رہے ہیں, جن میں روٹ کینالز ہیں, دانت لگانے کے پروسیجرز ہیں, نکالنے والے بھی لگانے والے بھی, جن کے کلینک میں ریٹس لاکھوں روپے ہوتے ہیں, وہ ہم یہاں پر پرزنرز کو فری میں فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں. سینٹرل جیل میں جاری میڈیکل کیمپ کے دوران یومیہ بنیادوں پر 50 سے زائد قیدیوں کا معائنہ اور علاج کی سہولت فراہم کی جا رہی ہے. کیمرہ مین مستنصر حسین دانش کے ساتھ افضل خان, ARY نیوز کراچی. چلیں جی, تو بڑا زبردست ہے, کیونکہ ویسے ہم دیکھتے ہیں بڑی مہنگائی ہے, اور اگر کوئی روٹ کینال کرانے جائے, دانت لگوانے جائے, امپلانٹ کرانے جائے تو واقعی لاکھوں کا خرچہ آتا ہے. سو یہ مفت سہولت ہے, یقیناً آئی ہوپ کہ قیدی جو ہے اس سے فائدہ اٹھائیں گے. ظاہر ہے, کیوں نہیں اٹھائیں گے, ان کو ضرورت پڑے گی, تو یہ بڑا فائدہ مند ایک چیز ہے, اور پھر آگے اس کو مینٹین بھی رکھیں, دیٹ وڈ بی ریئلی گڈ. اچھا جی, اب ہم ایک بریک لے لیں, بریک کے بعد واپس آتے ہیں. ویلکم بیک ونس اگین باخبر سویرا میں. اور ہم آپ کو بتائیں کہ یہ مئی کا مہینہ ہے, اور یوزولی ہم آپ کو آگاہی بھی دیتے رہتے ہیں کہ بہت سارے مختلف ایشوز پر عالمی دن منائے جاتے تھے. تو 12 مئی کو جی نرسنگ ڈے منایا گیا تھا, اور اس دن کو منانے کا مقصد ظاہر ہے یوں تو اویئرنیس دینا بھی ہوتا ہے انٹرنیشنلی, لیکن ہم یہاں پر یہ سوال اٹھا رہے ہیں کہ دنیا نے میڈیکل سائنس میں اتنی ترقی کر لی ہے, خاص طور پہ جو آلات ہیں, جراحی کے ایکوپمنٹس ہیں, اس میں پاکستان کہاں کھڑا ہے. یہ ایک بڑا اہم سوال ہے کہ پاکستان کہاں کھڑا ہے, اور ہم اس میں کس طریقے سے کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں. تو طبی آلات کی فراہمی کے حوالے سے اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ بی بران ایک مستند نام ہے, اور جس کا شمار طبی آلات فراہم کرنے والی دنیا کی, اب آپ اس پہ غور کیجیے گا, دنیا کی لیڈنگ کمپنیز میں ہوتا ہے. عالمی سطح پر بی بران ایک بہت بڑے نیٹ ورک کی حامل کمپنی ہے, جس کے 65,000 ملازمین 64 ممالک کے
हेल्थ केयरिंग के शोबे में खदमात अंजाम दे रहे हैं और पाकिस्तान में भी बी ब्रांड तिब्बी आलात सप्लाई करने वाली पाकिस्तान प्राइवेट लिमिटेड कंपनियों में से एक है। इसका हेडक्वार्टर जी जर्मनी में है जो 1839 में कायम हुआ और ब्रांड पाकिस्तान प्राइवेट लिमिटेड अस्पतालों में इलाज हेल्थ केयरिंग के कई शोबों में मुख्तलिफ मसनूआत फराहम करती है। अच्छा जी, इसके साथ साथ ये जूलियस विल्हेम ब्राउन ने ये कंपनी उसके फाउंडर थे और जाहिर है कि तब से लेके आप अंदाज़ा कीजिए कि कितनी रिच हिस्ट्री है इस कंपनी की और 5000 डिफरेंट हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स इनके पास हैं जिनमें से 95% जो है कंपनी खुद बनाती है। अच्छा, रेवेन्यू के हवाले से ज़रा बात कर लें तो तकरीबन 2018 की बात कर लें तो 6.9 बिलियन यूरो से ज़ायद का रेवेन्यू इस कंपनी का था। आगे की डिटेल्स मज़ीद हम जान लेते हैं, बात कर लेते हैं। हमारे साथ इस वक्त स्टूडियोज़ में मौजूद हैं ब्राउन पाकिस्तान के मैनेजिंग डायरेक्टर और चीफ एग्जीक्यूटिव मिस्टर अली जलील साहब। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस अली जलील साहब। आप ज़ाहिर है कि मलेशिया समेत दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में कॉर्पोरेट सेक्टर में आला ओहदों पर खदमात अंजाम दे चुके हैं। सबसे पहले फॉर स्टार्टर्स, आप कब से वाबस्ता है इस कंपनी के साथ और हाउ इज़ बीन द एक्सपीरियंस? मुझे जी फ़र्स्ट ऑफ ऑल शुक्रिया बहुत बहुत यहाँ पे बुलाने का, दावत देने का। मुझे पाकिस्तान में कोई 1 साल के करीब होने वाला है। अच्छा। और मैं बी ब्राउन ही के साथ यहाँ पे मूव हुआ हूँ, तो मेरा इनके साथ अब ताल्लुक़ समझे कोई 1 साल का है। इससे पहले कोई 12 साल मैं मलेशिया में था, मुख्तलिफ़ कंपनीज़ के लिए काम कर रहा था। तो इट्स गुड टू बी बैक। आपको अपने मुल्क आके हमेशा खुशी होती है और कराची तो मैं कोई 23 साल के बाद वापस आया हूँ। कैसा फील हो रहा है वैसे? इट्स गुड। वैसे देयर आर 2 एस्पेक्ट्स कराची के साथ। ये इधर यू लव कराची बट देयर सर्टेन थिंग्स जिस पे आपको हाँ जी, व्हेन वी स्पीक अबाउट द रोड कंडीशंस एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। अच्छा, ये हेल्थ केयर जो ये जो हेल्थ केयर मार्केट है ये कहाँ खड़ी है लाइक, और आपकी कंपनी के फिर इस सिलसिले में क्या अगराज़ व मकासद है? तो जी वेरी गुड क्वेश्चन। हेल्थ केयर इंडस्ट्री जो है ये बहुत बड़ी इंडस्ट्री है और ग्लोबली अगर सिर्फ हम लोग हेल्थ केयर की जो डिवाइसेस हैं उनको देख लें तो कोई $500 बिलियन का ये बिज़नेस है। तो देयर इज़ लॉट्स ऑफ अपॉर्चुनिटी। पाकिस्तान इस वक्त जो है वी जस्ट स्टार्टेड एक्सपोर्टिंग इन दिस स्पेस। अब आपको पता होगा सियालकोट में जैसे जो है इंस्ट्रूमेंट्स जो है वो, जी हाँ, तो इट कुड बी अ वेरी बिग इंडस्ट्री और वो आलात जो है उन्होंने पूरी दुनिया में अपना जो है लोहा मनवाया है। तो अभी पाकिस्तान में हम लोग जो है ज़्यादातर इंपोर्ट कर रहे हैं चीज़ें, आलात जो हैं। जहाँ तक फार्मास्यूटिकल्स का ताल्लुक है उसमें कुछ प्रोडक्शन है, उसका भी रॉ मटेरियल बाहर से आ रहा है। तो इस वक्त काफ़ी कुछ चीज़ें करने की हमको ज़रूरत है। ये एग्जैक्टली दैट इज़ द क्वेश्चन कि आपको इल्म में है कि फार्मास्यूटिकल कंपनीज जो हैं वो कुछ बहरान का शिकार रहे हैं। जी हाँ, आपको पता है उनमें से काफ़ी अपना बिजनेस भी वाइंड अप करके चले गए। आपका आलात जर्राही से मुतालिक मोस्टली यू आर फोकस टूवर्ड्स दैट, लेकिन इससे हटके क्या क्या प्रोडक्ट्स हैं और ये जो प्रॉब्लम्स हैं इनका आपकी कंपनी पे कोई असर हो रहा है या नहीं? जी बिल्कुल हो रहा है। देखिए ये बहुत अच्छा सवाल किया आपने, क्योंकि हमारी जहाँ तक कंपनी का ताल्लुक है तो हमारे 3 बड़े बिजनेसेस हैं। एक हमारा बिजनेस डिवीज़न है जिसमें हमारा फार्मा और डिस्पोजेबल डिवाइसेस होती हैं। एक हमारा डिवीज़न है जिसमें हमारे पास सारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं, लैप्रोस्कोप्स वगैरह हो गए, स्टेंट्स जो बनते हैं। अच्छा, स्टेंट्स भी? जी हाँ, स्टेंट्स भी हम बनाते हैं। फिर एक हमारा डायलिसिस का बिजनेस है। अच्छा। तो फार्मा की जो है पूरी इंडस्ट्री को इस वक्त काफ़ी बहरान की शिकार है, जिसमें हम भी शामिल हैं। डेप्रिसिएशन हो गई क्योंकि हम अपने आलात जो हैं सब बाहर से मंगवाते हैं, या फार्मास्यूटिकल्स अपना रॉ मटेरियल बाहर से मंगवाती हैं और फिर यहाँ प्रोडक्शन करती हैं। और फिर डॉलर रुपये, हाँ, डेप्रिसिएशन आप खुद देख लें 70% हो गई पिछले 1 साल में। तो इस वक्त ज़्यादातर प्रोडक्ट्स जो हैं फार्मा में वो आप नुकसान से बेच रहे हैं, जिसमें हम लोग भी शामिल हैं। लेकिन क्योंकि हमारी इतनी क्रिटिकल प्रोडक्ट्स हैं, अब हम लोग एनेस्थीसिया बनाते हैं, मैंने इसका जिक्र किया था। एनेस्थीसिया ज़ाहिर है अब हमको इंपोर्ट वो करना है। यहाँ पे मेजॉरिटी एनेस्थीसिया जो है हमारा यूज़ होता है, जबकि उस पर हमको इस वक्त काफ़ी नुकसान का। अच्छा, एक और चीज़ ये है कि अगर हम आपकी ब्राउन कंपनी की बात करें तो ये सर्जिकल सूचर्स से इसका स्टार्ट हुआ था। जब उन्होंने इनिशियली फर्स्ट इन द 1840 स्टार्ट किया था। दे हैव कम अ लॉन्ग वे। अब हम बात करते हैं 5000 प्रोडक्ट्स की, लेकिन ज़ाहिर है हर प्रोडक्ट के बारे में हम आपसे डिस्कस नहीं कर सकते। जो मेन प्रोडक्ट्स हैं उनके, जो लोग जानते हैं, जिनसे वाकिफ़ हैं, वो क्या क्या हैं जो कंपनी ऑफर करती है? सबसे पहले तो जो फार्मा पे आ जाते हैं, जहाँ पे हमारा एनेस्थीसिया जो है सब वाकिफ़ है, मार्केट लीडर्स हैं हम दुनिया में भी, यहाँ पे भी। अच्छा। इसके साथ साथ हमारे जो कैनोलाज जो लगते हैं, उसमें भी हम पाकिस्तान में भी लीडर्स हैं, दुनिया में भी उसके लीडर्स हैं।
پھر میں نے ذکر کیا تھا آپ سے کہ جی ہمارے لیپروسکوپس جو ہے منیمم انویسو سرجری جو ہوتی ہے اب اس کی طرف جو ہے انڈسٹری جا رہی ہے کہ آپ نہیں چاہتے کہ کاٹ پیٹ کے جو ہے آپ کریں, جتنا منیملی آپ انویسٹ کر سکتے ہیں پھر اس میں آپ اپنا لیپروسکوپس وغیرہ ڈال کے جو ہے وہ سرجنس جو ہے وہ سرجری وغیرہ کرواتے ہیں. اس میں ہمارا بہت بڑا جو ہے اس وقت پریزنس ہے. پھر ڈائلسس کی جو مشینز ہوتی ہیں, ڈائلسس کی مشینز جو ہے وہ بھی ہمارا اچھا خاصا انسٹالڈ بیس ہے پاکستان میں. تو یہ جو سمجھیں یہ بڑے بڑے پروڈکٹس ہوں گے, پھر ان کے ساتھ ایکسیسریز آ جاتی ہیں, چھوٹے پروڈکٹس ہوتے ہیں, اس طرح سے کوئی 5000 کے قریب. آپ نے مشکلات کا بھی ذکر کیا اور ظاہر ہے پھر آپ نے کہا کچھ چیزیں ایکسپورٹ بھی ہوتی ہیں. یوزولی تو ہمارے یہاں بہت کم چیزیں ہیں جو ایکسپورٹ ہو رہی ہیں, ضرورت زیادہ ہے, لیکن عالمی مارکیٹ کو کمپیئر کرتے ہوئے ہمارے جو پروڈکٹ ہیں میڈیکل ڈیوائسز کے یا جیسے آپ کی کمپنی وہ کہاں کھڑے ہیں, کیا اس کی آپ ایویلویشن؟ دیکھیں اس کا ایسا ہے کہ چیلنجز تو ہیں اور یہ لانگ ٹرم ان کے جو ہے اگر آج سے ہم ان پہ فوکس کرنا شروع کریں تو لانگ ٹرم جو ہے ہم کو اس کا کافی جو ہے فائدہ ہوگا. فار انسٹنس کہ جی اگر آپ یہاں پہ مینوفیکچرنگ وغیرہ سٹارٹ کرتی ہے انڈسٹری یہاں پہ, اس وقت سیالکوٹ میں جو کام ہو رہا ہے وہ سرجیکل انسٹرومنٹس وغیرہ پہ ہو رہا ہے. اس کے علاوہ بھی بہت سی آپ یہاں پہ جو ہے لوکل مینوفیکچرنگ کر سکتے ہیں, لیکن اس کے لیے کچھ پری ریکویزٹس ہوتے ہیں جن کی بہت ضرورت ہے. اگر وہ پری ریکویزٹس آپ کے پاس یہاں پہ مل جائیں تو بہت سی ایسی کمپنیز ہیں نیشنل بھی ملٹی نیشنل بھی جو کہ کافی انٹرسٹڈ ہوں گی کیونکہ لیبر یہاں پہ بہت مناسب ہے. جی ہاں اب بالکل. تو آپ کا ڈالر کے حساب سے آپ دیکھیں تو کاسٹ آف مینوفیکچرنگ از گوئنگ ٹو بی ویری منیمل. اچھا ایک اور چیز بھی ہے, ایک اور چیز یہ ہے کہ جیسے آپ کے جو پروڈکٹس ہیں مثال کے طور پر اگر ہم کینولاز کی بات کر لیتے ہیں یا باقی ساری چیزوں کی, موسٹ آف دا پروڈکٹس وہ عوام کی ان تک ڈائریکٹ ایکسیس اس طرح سے نہیں ہوتی. یعنی کہ آپ مارکیٹ میں جاتے ہیں تو آپ یہ کہہ دیتے ہیں کہ یار اچھے والا کچھ دے دو یا اس طریقے سے, یا پھر ہاسپٹلس میں جب پرائیویٹ ہوں یا کیسے بھی ہوں تو وہ کون سا یوز کریں آپ کو ایٹ ٹائمس پتہ بھی نہیں ہوتا انلیس کہ وہ باہر سے منگوائیں, اور باہر سے بھی وہ ظاہر ہے کہ تو عوام تک ایکسیس کیسے ہے یا ہاسپٹلس کو کیسے آپ یہ کرواتے ہیں, ان کے ساتھ تعلق کیسے ہے کہ وہ آپ کے پروڈکٹس یا کوالٹی پروڈکٹس جو ہیں وہ یوز کریں, کیونکہ یہ بھی بڑی شکایت آتی ہے کینولاز کے حوالے سے. ہاسپٹلس میں جائیں تو وہ اپنے پروڈکٹ آپ کو ریکمینڈ کر دیتے ہیں جا کے آپ وہاں سے لے لیں, نو بڈی نوز کہ کیا چیز لینی چاہیے کیا نہیں. بالکل. اگین اب پرائیویٹ سیکٹر اور پبلک سیکٹر ہے یہاں پہ, اینڈ دین آف کورس دیر از آلسو دوز چیریٹیبل ہاسپٹلس. پبلک سیکٹرز کے لیے ظاہر ہے ہم کو ٹینڈر کی پروسیس سے گزرنا پڑتا ہے, اور جب آپ پبلک ٹینڈرز پہ جاتے ہیں تو پرائسنگ پلیز اے ہیوج رول. لیکن یہ ہے کہ جی گورنمنٹ کے ساتھ بھی ہمارے جو ہے بہت سے زیادہ تر بڑے ہسپتالوں میں ہمارا کینولا لگا ہوا ہوتا ہے, کیونکہ آپ کے اینڈ یوزرس کو پتہ ہے اس کی کوالٹی کا. بعض دفعہ ظاہر ہے بیکاز آف پرائسنگ آپ گورنمنٹ نہیں کر سکتی بیکاز دیر از اے لاٹ آف اسٹریس as far as we are very stretched when it comes to, but they are affordable, right? They are affordable of course. Private sector میں بھی ظاہر ہے ہم لوگ دیتے ہیں, ڈائریکٹ دیتے ہیں, اپنے پارٹنرز کے تھرو دیتے ہیں. اور جو فارمیسیز جو ہوتی ہیں آپ جائیں, جو ہاسپٹل کی فارمیسیز جو ہوتی ہیں وہاں پہ ہماری کوشش ہوتی ہے کہ جی ہمارے کینولاز یا ہماری پروڈکٹس جو ہے وہاں پہ اویلیبل ہوں, تاکہ ہاسپٹل میں ان کا استعمال ہوتا ہے تو وہیں پہ نیچے جا کے آپ فارمیسی سے وہ لے سکیں. وی آبویسلی وی آر اسٹل ٹرائنگ کہ جی جتنے جہاں پہ ہم لوگ اپنا پروڈکٹ پہنچا سکیں. پھر پرائسنگ بھی ایسی ہوتی ہے پیپل ہو. اچھا یہ بڑا چیلنجز ہیں, تو اس کے اندر آپ کا جو لنک ہوتا ہے وہ ڈریپ کے ساتھ ہوتا ہے یا باقی اور کسی؟ جی ہاں, ڈراپ کے ساتھ وہی ریگولیٹری اتھارٹیز جو ہیں ان کے ساتھ, ڈراپ بینگ دا موسٹ امپورٹنٹ ون, اور وہاں پہ ہم لوگ پھر ظاہر ہے ان کے سامنے اپنے کیسز پٹ اپ کرتے ہیں. رجسٹریشن آپ کو کروانی پڑتی ہے. ریگولیٹری تو بہت امپورٹنٹ ہے, اٹس اے ویری ہائیلی ریگولیٹڈ انڈسٹری. تو جو بھی نئی چیز ہم کو منگوانی ہوتی ہے اس کا ایک پورا پروسیس ہے. اور اب جیسے ڈیپریسیشن وغیرہ بھی فارما والے جو تھے بڑی پرابلم میں تھے, جی ہاں, تو ہمیں بھی ظاہر ہے ڈراپ والوں کے ساتھ ریکویسٹ کرنی پڑی سی پی آئیز کی, اور تو ہمارا تو جی ان کے ساتھ بہت گہرا تعلق ہے, اینڈ دے آر سپورٹیو جو بھی ہے. ٹھیک ہے, لیٹس ہوپ کہ آپ جو کہہ رہے ہیں جن چیلنجز کا آپ لوگوں کو سامنا ہے اس سے آپ لوگ بہتر طریقے سے اس کو مینیج کر سکیں, اور یہ وہ معاملات ہیں جی آپ جن کو دیکھنے کی ضرورت ہے. تھینک یو سو مچ, ہمارے ساتھ موجود ہیں مسٹر علی جلیل صاحب. تھینک یو سو مچ. چلیں جی, ول ٹیک اے بریک ہیئر, بریک بعد حاضر ہوتے ہیں, کہیں نہ جائیں.
जी जनाब, बाखबर सवेरा में एक बार फिर से आपका खैर मकदम है। उम्मीद है आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे और टीवी स्क्रीन के सामने जुड़े हुए होंगे या अपने फोन्स पे देख रहे होंगे बाखबर सवेरा, क्योंकि जाहिर है कि आप हमें नहीं देखेंगे तो किसी और को क्या देखेंगे। बिल्कुल, आपने खोला हुआ होगा अपने पाकिस्तान मोबाइल का फोन। सबसे ज्यादा देखा जाने वाला मॉर्निंग जाना शो माना हमारा है। पहचाना मॉर्निंग शो बाखबर फेक सवेरा। इट अंटिल यू मेक इट, ये मेरी जात के हवाले से, लेकिन सदफ की वजह से हमारी व्यूअरशिप में बहुत इजाफा हुआ। सीरियसली? नहीं, वाह, थैंक यू सो मच। और मुझे बताने के लिए और नाजरीन को बताने के लिए, क्या अशफाक के मुंह से कभी सच निकल ही जाता है, तो अच्छा, ये सच आप शुक्र। नोट कर लें। हाँ। आज तारीख रकम हो गई, तारीख रकम हो गई। इसका जो मैं इसकी क्लिप निकलवा के मैं अपनी सोशल मीडिया के हर रील अकाउंट पे पोस्ट करूँ। रील पे बिल्कुल ऐसे। बिल्कुल ऐसे ही करूंगी, लेकिन इससे पहले टॉप स्टोरीज। जनाब, तो टॉप स्टोरीज आपने मुलाहिजा की, जरा आपको इस वक्त एक अहम खबर भी देते जाएं। लाहौर हाई कोर्ट में खातून की बेटे की बाजियाबी के लिए दरखास्त पर समाअत। अदालत ने आईजी पंजाब से मुकदमात की कार्रवाई जो की गई है उसकी रिपोर्ट तलब कर ली है और जियो फेंसिंग के तरीक़ेकार से मुतालिक भी रिपोर्ट तलब की गई है। आबिद खान मजीद बताएंगे, वो बताएंगे आप। जी आबिद खान। जी बिल्कुल जी, लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस अनवारुल हक कुल्लू ने जो है वो आज एक खातून कुलसूम बीबी की दरख्वास्त पर समाअत की, जिसमें उन्होंने अपने बेटे को रिहाई के बाद दोबारा गिरफ्तारी को चैलेंज किया था। तो आज आईजी पंजाब अदालत में पेश हुए। अदालत ने उनसे इस्तफसार किया कि मुझे आपको यहाँ बुलाने का शौक नहीं, आप पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे के पुलिस सरबराह है, हम तवक्को करते हैं कि पुलिस अदालतों को दुरुस्त मामलत करेगी। अदालत ने करार दिया कि एक केस से शहरी रिहा होता है तो दूसरे में गिरफ्तार कर लिया जा रहा है, ये क्या हो रहा है, कानून को क्यों फॉलो नहीं किया जा रहा। आईजी पंजाब ने कहा कि जिना हाउस पर जो हमले के मुख्तलिफ लोग हैं उनको जियो फेंसिंग और दीगर जदीद जराये के साथ निशानदाही होने के बाद जो है वो गिरफ्तार किया जा रहा है। लाहौर समेत दीगर शहरों में जो है इसी किस्म के वाकयात हुए, जिस पर जो है पूरी तरीके से जिम्मेदारी के साथ और कानून के मुताबिक लोगों को जो है वो गिरफ्तार किया जा रहा है और उनमें जो है उनकी गिरफ्तारियां की जा रही हैं। इस पर अदालत ने कहा कि आप और मैं, सरकारी और इदारे, हम सब मुलाजिम हैं, अवाम ने हमें मुलाजिम रखा हुआ है, हमें हुक्मरानी के लिए नहीं बल्कि खिदमत के लिए रखा गया है। किसी एक केस में नहीं बल्कि तमाम केसेस को कानून के मुताबिक जो है वो तरजीह दें और किसी एक कानून को खसूसी तौर पर जो है वो रिवायत पर दी जाए। उन्होंने कहा कि अदालत आईजी साहब, आपको और हमें इस माशरे में रिटायरमेंट के बाद इसी शहर में इसके अवाम में रहना है, लिहाजा कानून के मुताबिक काम किया जाए। अदालत ने जो है इस केस की समाअत मुलतवी कर दी है। जियो फेंसिंग के हवाले से जो तरीकाकार है उस पर रिपोर्ट तलब कर ली है और अदालत ने तमाम जो कैदी हैं उनके हवाले से जो पेशरफ की और सभी अपनी तस्वीर रिपोर्ट तलब कर दी है। अच्छा जी, बहुत शुक्रिया आबिद खान, आपने हमें तफसीलात से आगाह किया। अच्छा जी, अब जरा तस्करा कर लेते हैं सिंध हाई कोर्ट का, जहां पर कराची के जिला साउथ में यानी कि वहां पर इजाफी पार्किंग फीस की वसूली के हवाले से दरख्वास्त की समाअत हुई है। अच्छा, अब इसके अंदर जो डिटेल्स हैं वो ये है कि चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट का डीएमसी साउथ के जवाब पर बरहमी का इजहार उनकी जानिब से किया गया है। चले, तो डीएमसी साउथ के जवाब को गैर तसल्ली बख्श करार देकर कमिश्नर कराची को फौरी तलब किया गया है। तो असगर उमर हमारे साथ हैं, उनसे जान लेंगे। असगर, बताइएगा किस वक्त तलब किया गया है उन्हें? जी, जैसे कि आप जानते हैं कि जिला साउथ जो है कराची का सबसे कंजस्टेड और गुलजानाबाद इलाका है और यहाँ पार्किंग के बहुत मसाइल हैं। इसी वजह से पार्किंग माफिया ने जहाँ यहाँ पर 10 रुपये फी मोटरसाइकिल पार्किंग फीस मुकर्रर है, 30 रुपये वसूली की जाती है और शहरियों ने सिंध हाई कोर्ट से रजू किया। लेकिन आज जो जहाँ पर अफसरान ने जवाब पेश किया, उनका कहना था कि जनाब मैं अभी आया हूँ, मुझे सूरत हाल का नहीं पता है। तो हम अदालत का कहना था कि जब से ये ठेका खत्म हुआ आपने ये ठेका नहीं दिया था, लेकिन 13 मई को जैसे ही सिंध हाई कोर्ट की ये पटिशन आई है, आपने 15 तारीख को ठेकेदार को ये ठेका दे दिया। आपने कितने पैसे पकड़े हैं कि ये शफाफियत नहीं है इन मामलात में, आप हमें सच बताएं कि क्या सूरत हाल है। लेकिन डीएमसी साउथ के हुकाम कुछ बताने से और वजाहत करने पर कासिर रहे हैं। इस पर अदालत ने कहा है कि हम कमिश्नर को बुलाकर यहाँ सूरत हाल को पेश करते हैं और सूरत हाल जानते हैं। अगर बदनीयती और बदअमानी पाई गई तो हम आपको एंटी करप्शन के हवाले भी कर देंगे। अभी देखना है कि 11 बजे के बाद कमिश्नर कराची पेश होते हैं तो क्या सूरत हाल पेश आती है। ठीक है, हाँ, तो देखते हैं कि जी क्या सूरत हाल बनती है। थैंक यू सो मच असगर उमर हमारे साथ है, सूरत हाल से हमें आगाह करें। अच्छा जी, अब जरा आपको बता दें, वैसे तो कोई काम दुनिया में आसान नहीं है। बिस्तर से उठ के दफ्तर जाना भी एक आसान काम नहीं है। बिस्तर से उठ के किचन जाना, पानी का गिलास उठा के पीना, बहुत सारे लोगों के लिए मुश्किल होता है। मकसद पे गौर करते हैं कि आप क्यों पैदा हुए, और अगर आप पैदा हुए हैं तो आपको काम करना जरूरी है। क्या काम किए बगैर पैसे नहीं आ सकते आपके अकाउंट में, या आपके मामलात नहीं चल सकते? आप बादशाह क्यों नहीं है? हाँ, इस तरह के सवाल मेरे जहन में आते हैं। आप बादशाह सलामत होते, चले
تو کیا کرتے ہیں اشفاق, کیا لائف سٹائل ہوتا ہے آپ کا, ذرا یہ بتائیں کیا سوچا ہوا آپ نے؟ وہ عمر اکمل کی ایک تصویر آ گئی انگوروں والی مجھے وہ بہرحال ویسے نہ کرتا میں, لیکن یہ کہ I would have slept more. اچھا یعنی آپ زیادہ سوتے, زیادہ گھومتے, گھومنے پھرنے کا شوق ہوتا, پھر کمانے کی فکر نہ ہوتی نا, پیسہ جو ہے جی آپ کیسے بھی لٹا دیں کوئی مسئلہ نہیں ہوتا, لیکن کرنسی اچھی ہونی چاہیے, کرنسی اچھی ہونی چاہیے. اچھا جی آپ سوچیں اگر PKR ہوتے تو میرے اثاثے کتنے کم ہو جاتے ہیں. خیر اشفاق جو ہیں ان کی خواہشات جو ہیں ان کو تو کوئی لگام نہیں ہے, لیکن ہم یہاں سے آپ کو بتاتے ہیں جی ایڈونچر کے بارے میں. اور ایڈونچر کا کون شوقین نہیں ہوتا, سب کو اپنی زندگی میں تھوڑا بہت کہیں ایڈونچر چاہیے ہوتا ہے. لیکن اس وقت ہم ایک ایسے ایڈونچر کی شوقین لڑکی کی بات کر رہے ہیں, خاتون کی بات کر رہے ہیں, نائلہ کیانی, جو ماشاءاللہ 8000 میٹر بلند 6 چوٹیاں سر کر چکی ہیں جناب. اور ماؤنٹ ایوریسٹ سر کرنے کے بارے میں انہوں نے بھی, ان سے ہم صورتحال جانیں گے, لیکن ان کی اتنی تصاویر ہم آپ کو دکھا رہے ہیں, کتنا پراؤڈ فیل کر رہے ہیں اس وقت. پاکستان کا جھنڈا جی لہرایا جا رہا ہے, اور یہ کوئی آسان کام نہیں ہے. اور جنہوں نے 14 مئی کو 2849 میٹر دنیا کی بلند ترین چوٹی جسے ماؤنٹ ایوریسٹ کہا جاتا ہے سر کی, صرف 2 دن بعد ہی چوتھی جو بلند چوٹی ہے ماؤنٹ لوتسے کو بھی کامیابی سے سر کیا, اور جس کی اونچائی 8516 میٹر بتائی جاتی ہے. اندازہ کیجئے, اور آپ یہ دیکھ لیں کہ یہ جو اناپورنا ہے اس کو سر کرنے والی پہلی پاکستانی خاتون کو پیما بھی ہیں. اچھا 2 بچوں کی ماں ہیں, بینکر ہیں, اور خطرناک ایڈونچر اس کے باوجود کرتی ہیں. تو ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں ایڈونچر کی شوقین, کچھ زیادہ شوقین نائلہ کی. اور آپ یہ دیکھ لیں ویسے بینکر یوزولی بڑے سوفسٹیکیٹڈ ان دا سینس کہ وہ 9 to 5 جاب کے عادی ہوتے ہیں, اور ایڈونچر یہ والا کرنا سو ڈیفیکلٹ. آپ اندازہ کیجئے. اور صدف اگر بینکر کر سکتی ہیں تو اینکر بھی کر سکتی ہیں, آپ بھی ٹرائی کیجئے گا, ٹھیک ہے, کوشش کریں, مجھے چھٹی چاہیے. تو پہلے آپ 1000 میٹر سے ٹرائی کیجئے گا. کتنے دن لگیں گے؟ نائلہ بہت شکریہ فار بینگ ود اس, آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا. ہماری یہ گفتگو تو اس طرح کی چلتی رہتی ہے, لیکن آپ یقین کیجئے کہ آپ نے یہ جو اعزاز حاصل کیا, 6 چوٹیاں, یہاں پر تو 4 منزلہ بلڈنگ کی سیڑھیاں چڑھتے ہوئے ہمیں سانس چڑھ جاتی ہے. یہ آپ کیسے, مطلب اتنا آپ نے اپنا کارڈیو کیسے ہے, اتنی ہمت اور حوصلہ, مستقل مزاجی کیسے ہے کہ آپ نے یہ سوچا؟ بینکر سے مطلب کو کیا کہتے ہیں, ماؤنٹینئر کیسے بنی؟ بینکر سے ماؤنٹینئرنگ بالکل اتفاق تھا, میرا کوئی پلان نہیں تھا, اچانک سے آئی. اور فٹنس آئی تھنک میں ایتھلیٹ ہوں, کافی سالوں سے پہلے باکسنگ بھی کرتی تھی, لیکن اس میں آئی تھنک مجھے اپنی مینٹل اسٹرینتھ زیادہ یوز کرنی پڑتی ہے, فزیکل اسٹرینتھ سے بھی زیادہ آئی تھنک ماؤنٹینئرنگ. بیکاز یو ہیو ٹو کیپ گوئنگ نا, دیر کمز اے ٹائم جب آپ کہتے ہیں کہ نہیں آئی کانٹ گو اینی فردر, آپ نہیں جا سکتے, پھر وہاں پر لو آکسیجن کی وجہ سے, ہیلوسینیشن سے لے کے 10 طرح کی چیزیں, فٹیگ ایک نیکسٹ لیول کی ہوتی ہے, اور کچھ پتہ نہیں ہوتا آگے کا. یعنی کہ فزیکل ہیلتھ کے ساتھ ساتھ مینٹل ہیلتھ اسٹرانگ ہونی چاہیے. مینٹل ٹفنس, ہاں بالکل بالکل بالکل. آئی تھنک یس فار شیور فزیکل فٹنس جو پرسنلی میرا ہے, کیونکہ بہت سے لوگ فزیکل پہ زیادہ دھیان دیتے ہیں, لیکن میرے ساتھ بہت دفعہ ایسا ہوا جب میں فزیکلی آئی فیلٹ لائک زیرو انرجی ہے, لیکن ایک دفعہ بھی مائنڈ میں خیال نہیں آتا کہ واپس مڑنا ہے. بیکاز اگر آئی تھنک اس وقت اگر ہیلتھ کو رسک ہو یا جان کو رسک ہو دین آف کورس, لیکن مجھے لگا نہیں کہ میری جان کو رسک ہے, تو دین آئی یوز مائی دا پاور آف مائی مائنڈ کہ بس آگے جانا ہے, ایک اسٹیپ کر کے آگے جانا ہے. ہاؤ اللہ کا شکر ہے 6 پیکس میری سمٹ ہوئی ہیں. اوکے, وچ ون واز دا موسٹ ڈیفیکلٹ, یہ جتنے آپ نے کیے ماؤنٹین سر؟ اناپورنا ماؤنٹین جو میں نے پچھلے مہینے سمٹ کیا, نیپال میں ہے, وہ ڈیفینیٹلی اسٹیٹسٹکلی بھی وہ ڈیڈلیسٹ ہے, اینڈ ایکچولی ایکسپیرینس بھی بہت مشکل تھا. اس کی جو ٹرین ہے بہت زیادہ ایکسپوزڈ ہے, ایولانچ کسی بھی ٹائم آ سکتا ہے, تو ہمیں لٹرلی ادھر سے بھاگنا پڑا تھا. مطلب اٹس ویری ہائی, آپ تیز نہیں جا سکتے, بٹ وی ہیڈ ٹو گو ریئلی فاسٹ. اور اس کا سمٹ پش بھی بہت لمبا ہے, مطلب 6700 میٹر سے 8100 تک آپ ہمیں نا وہ رات کو ہمیں جانا پڑتا ہے. ویری لانگ سمٹ پش, اور بہت زیادہ سردی تھی وہاں پہ. نائلہ آپ نے ماؤنٹ ایوریسٹ سر کیا, 2 دن بعد دوسری چوٹی سر کر لی, تو نو بریک نو آرام. مطلب ہمیں تو لگتا ہے کہ جی ایک چوٹی سر کر لینا اتنا مشکل کام ہے, سو یہ کیسے آپ نے کیا؟ یہ فور شیور میرے لیے بہت زیادہ مشکل تھا, کیونکہ ایوریسٹ کا جو سمٹ پش تھا وہ بھی بہت لمبا تھا, تو بہت زیادہ تھک گئی تھی. اینڈ آئی واز دا فرسٹ کلائمبر
नॉन नेपाली जो एवरेस्ट की पीक पे पहुंची थी, और वो इसलिए था क्योंकि मुझे लगा कि सर्दी बहुत है, जल्दी जल्दी ऊपर जाके जल्दी जल्दी नीचे जाऊँ। बट व्हेन आई केम डाउन तो वो एक और पहाड़ मतलब लोड से एवरेस्ट के साथ ही है। तो मेरे ध्यान में बस ये था कि अगर मैं दोबारा आई तो मुझे 1 महीना लगाना पड़ेगा, लेकिन फिर अभी ही किया तो 1 दिन में मैं करके नीचे जा सकती हूँ। तो आई जस्ट लिटरली यूज दैट थॉट और अपने आप को समहाउ आई बैक्ड अप। नाइला, मुझे ये बताएं कि हर किसी के एक्सपीरियंसेस डिफरेंट है। अभी शहरोज से भी हम एट टाइम्स बात कर रहे होते हैं, ही इज़ वेरी यंग लेकिन माशाल्लाह वेरी प्रॉमिसिंग, वो भी कर रहा होता है कोशिशें। क्या ऐसी चीज़ें होती हैं, आई मीन व्हाट्स डिफरेंट अबाउट यू गाइस कि आप लोग कर लेते हो और बहुत से लोग बेस कैंप तक जाना भी इटसेल्फ एक एजाज़ है, लेकिन बहुत से लोग उस तक भी नहीं जा पाते या उससे आगे नहीं जा पाते। व्हाट्स डिफरेंट? आई थिंक 2 चीजें हैं। एक तो हमारा गोल है कि हमें करना है, किसी भी हालत में करना है, और दूसरा विल पावर। मतलब हम लोग जो मैंने शरोज में भी देखा है, वी क्लाइंब टुगेदर, हमने 2-3 पहाड़ इकट्ठे क्लाइंब किए हैं, और उसमें भी विल पावर बहुत स्ट्रांग है कि करना है तो करना है, सर्दी है या थकन है, कुछ भी उसको उसकी परवाह किए बगैर ऊपर जाना है। तो वो हम दोनों में आई थिंक ये क्वालिटीज मिलती हैं जो मैंने बाकी लोगों में देखा है जो गिव अप कर देते हैं, क्योंकि वो दरमियान में ही गॉट स्टक एक दफ़ा और अल्लाह ताला ने उसकी ज़िंदगी बचाई, तो दैट वाज अ वेरी डिफ़िकल्ट टाइम। अच्छा, इससे हट के मुझे ये बताइए कि जब आप जाते हैं वहाँ पर तो वो बहुत से एनवायरमेंटल एस्पेक्ट्स भी होते हैं, काफ़ी प्रॉब्लम्स का सामना भी होता है। पाकिस्तान की साइड से चोटियाँ सर करना और नेपाल की साइड जाके करना, उसमें फ़र्क क्या है? एक तो ये है कि सहूलियात के हवाले से भी थोड़ा सा बता दीजिएगा, और दूसरा पहले जो इश्यूज़ हो जाते थे फ्रॉस्ट बाइट से रिलेटेड या बाकी इस तरह के इश्यूज़, अब उन चैलेंजेस का विद द टेक्नोलॉजी या बाकी चीज़ों की मदद से अब उसका तो सामना नहीं करना पड़ता। चैलेंजेस तो वो पहले भी वही थे, अभी भी हैं। हालांकि इक्विपमेंट अभी कुछ पिछले लेट्स से 10 साल पहले भी जो इक्विपमेंट थे उससे ज़्यादा इम्प्रूव है, लेकिन फ्रॉस्ट बाइट का बहुत ज़्यादा अभी भी रिस्क है। अभी भी बहुत से मेरे को क्लाइंबर्स है जिनको फ्रॉस्ट निप हुआ, कुछ को फ्रॉस्ट बाइट हुआ, तो वो टेक्नोलॉजी इम्प्रूव नहीं करती, क्योंकि कभी कभी वो सर्दी इतनी होती है, आप जो मर्जी कर लें, अगर आपने हीटेड ग्लव्स भी पहने हुए हैं, हीटेड सॉक्स भी पहनी हुई है, तो वो 5-6 घंटे बाद वो बैटरी खत्म हो जाती है। तो वो रिस्क अभी भी है और बहुत लोग इसका शिकार होते हैं। दूसरा, आपने पहले क्या क्वेश्चन पूछा था? चैलेंजेस सहूलियात के बारे में पूछा। इन्होंने पूछा कि नेपाल पाकिस्तान की साइड से और उधर पाकिस्तान की साइड में ज्यादा सहूलियात नहीं हो सकती। पाकिस्तान में बहुत कम सहूलियात हैं। जो इंफ्रास्ट्रक्चर नेपाल में माउंटेनियरिंग का है उसमें जमीन आसमान का फर्क है, क्योंकि नेपाल का मानना ही माउंटेन टूरिज्म से है, तो उन्होंने बहुत ज्यादा इन्वेस्ट किया है। मतलब एक अगर एग्जांपल सिर्फ एक दे दूं, अगर कोई इंजर हो जाए नेपाली पहाड़ पे तो विद इन मिनट हेलीकॉप्टर आएगा, उनको लेके चला जाएगा। पाकिस्तान में प्राइवेटाइज नहीं है तो कम है, हेली की सहूलत नहीं है कभी कभी, और मौसम भी बहुत ज़्यादा ख़राब होता है, तो वो कभी कभी तो डेज लग जाते हैं और वो कैजुअलिटीज हो जाती है। तो अच्छा नाइला, जरा ये बता, बहुत ज़्यादा मुश्किल है। आपने कहा मुश्किल है, तो इन तमाम मुश्किलात को देखते हुए आप माशाल्लाह 2 बच्चों की माँ भी हैं, बैंकर भी हैं, सो कैसे मैनेज करती हैं? घर वालों की तरफ से कभी इस हवाले से नहीं कहा जाता कि भाई बस कर दो, हो गया, या आपके मजीद भी गोल्स हैं आगे, तो कैसे मैनेज करती हैं सब? घर वाले फॉर श्योर बहुत ज़्यादा कंसर्न होते हैं। मुझे हस्बैंड को मैं ये बताती हूँ कि बनाने में एक चीज़ के लिए 8-9 महीने लग जाते हैं कि मुझे मेरा ये गोल है। मतलब वी कैन सी कि मैं तैयारी कर रही हूँ, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता मैं हिंट देती हूँ, तो एंड पे वो मान जाते हैं। वंस आई एम ऑन द एक्सपेडिशन, इज वेरी 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 सुपर सपोर्टिव एंड ही इज अ ग्रेट फादर। तो मुझे बच्चों को उनके साथ छोड़ के, बाकी फैमिली मेम्बर्स के साथ छोड़ के, मुझे ये तसल्ली होती है कि बच्चे चिल्ड्रन आर लुक्ड आफ्टर। जो मेरी मदर हैं, मदर इन लॉ हैं, वो होती है बस कर दो। जो फादर इन लॉ, ब्रदर्स हैं, दे वेरी सपोर्टिव कि जाओ, दे नो कि मैं एक्स्ट्रा रिस्क नहीं लूंगी, इट्स रिस्की एनीवे, बट मैं दे हैव कॉन्फिडेंस इन मी। तो वो मुश्किल होता है, लेकिन आई थिंक व्हाट आई डू इज मतलब आई डू अ लॉट ऑफ थिंग्स। तो आई वर्क एज अ प्रोजेक्ट मैनेजर इन इंजीनियरिंग, ऑल्सो इन बैंकिंग। तो मैं टाइम मैनेजमेंट स्किल्स अपनी वो जो करियर वाली थी वो घर पे यूज करके आई नीड टाइम फॉर थिंग्स। तो जैसे जब बच्चे सो गए, अब अगर मैं ट्रेनिंग करी तो बच्चों को या तो लेके जाके साथ अपने साथ ट्रेनिंग करती हूँ, प्ले अराउंड विद मी, या जब वो सोचते हैं तब मैं ट्रेनिंग करती हूँ। तो मतलब
manage my time really well. I plan my time really well, and I need time for things I really want to do. मैं ऐसा नहीं करती कि time नहीं है तो मैं ये नहीं कर सकती, यानी कि मैं time निकालती हूँ। गोल कोई अचीव आपने करना है ज़िंदगी में तो आपको पहले अच्छे से चीज़ों को वेल ऑर्गेनाइज करना होगा। थैंक यू सो मच नाइला कियानी, और हम आपको कहेंगे बेस्ट ऑफ लक, और इसी तरीके से पाकिस्तान का नाम आप ऊंचा करते रहिए। सदब आपने भी करना है। और मैं कोशिश कर सकती हूँ, मैं कोई किसी किस्म का वादा नहीं कर रही जी, मेरी ये फील्ड ही इतनी टफ है, मैं यहीं पे अपना काम अच्छे से कर लूँ तो ये भी किसी पहाड़ को, किसी चोटी को सर करने चले जी, थोड़ा आसान काम की बात कर लेते हैं। लेकिन आसान काम ये काम मैं है कर कि सकती हूँ जो अब आप बताने जा रहे हैं। नहीं, लेकिन वो एक शहर से दूसरे शहर और एक मुल्क से दूसरे मुल्क और एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट में देयर इज अ लॉट ऑफ डिफरेंस। हम जिन साहब का तज़किरा करने जा रहे हैं वो दो साहिबान है बेसिकली। गाड़ी में एक शहर से दूसरे शहर तक सफ़र करना वो मैंने भी किया हुआ है, ठीक है, लेकिन गाड़ी में स्कॉटलैंड से पाकिस्तान का सफ़र यकीनन आसान काम नहीं। अच्छा, कुछ दिन पहले ये स्टोरी जब मेरी नज़र से, बड़ी डिटेल्ड स्टोरी थी तो वो मेरी नज़र से गुजरी थी, तो मेरी बड़ी ख्वाहिश थी कि इन लोगों से बात भी की जा सके और फिर ज़ाहिर है कि वो बता सकें कि क्या है। एक तो ये है कि बड़ी गाड़ी होनी चाहिए, फिर डॉक्यूमेंट्स वगैरह काफ़ी मैटर करते हैं। 9 दिन में सफ़र किया है जी जी, 1 हफ्ते से ज़ायद में। सोचें। और फिर ये है कि मोहम्मद सरवर साहब को घूमने फिरने का शौक़ है और उन्होंने ये सफ़र तय किया, और इस दौरान ये मामू भांजा जो हैं वो वक्फे से गाड़ी चलाते थे ताकि किसी को थकावट ना हो। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं मोहम्मद सरवर साहब। सरवर साहब, बहुत शुक्रिया आपने हमारे लिए वक्त निकाला। ये पहले ये बताएं कि ये ख्याल कैसे आया कि जी सफ़र करना चाहिए, और मतलब जाहिर है कि इतना लंबा सफ़र है, आसान नहीं था। जी, ये ख्याल तो काफ़ी अरसे से था, लेकिन मुझे टाइम का बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि ये इतना टाइम लगेगा। बहुत अरसा से मेरी ये कोशिश थी कि मैं कोई ऐसा एडवेंचर या कोई ऐसा काम करूं, लेकिन वो ऐसे ही बस सर्कमस्टांसेस नहीं बन रहे थे फैमिली के या बाकी काम के। अब थोड़ा रिलैक्स हुआ हूँ, क्या लें कि सेमी रिटायरमेंट। उसके बाद मैंने सोचा कि चलें अब टाइम है, सर्कमस्टांसेस भी हैं, चले अब ये कर डालते हैं। सो मैंने वो सोचा, बस उसके डॉक्यूमेंट्स वगैरह बनाए, और इसको तकरीबन सफ़र तय करने में तकरीबन 9 दिन मुझे लगे हैं। 9 दिन, और यकीन आसान नहीं होगा। ज़ाहिर है एक शहर से दूसरे शहर जाना इतना मुश्किल हो जाता है। तो बताइएगा आपको किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा, मौसम की सख्तियाँ, किन मुल्कों में क्या परेशानियाँ आपको पेश आई? हाँ जी, ये चूँकि मैं ख़ुद हैरान हूँ कि ये 5000 सीसी गाड़ी है। हम तो समझे थे कि ये वो कहते हैं कि जेब खाली करेगी, लेकिन इसने में बहुत अच्छा रिज़ल्ट दिया। तकरीबन 10 से 11 की एवरेज दी इसने। ये तकरीबन 900 लीटर हमारा फ्यूल लगा है, और उसमें ये पाकिस्तानी करेंसी के हिसाब से तकरीबन 3 लाख रुपए का बना है। कि मेरे ख्याल में अगर हम वो एयरप्लेन का टिकट भी लेके आते हैं तो वो इससे ज़्यादा बनना था। अच्छा, सफ़र बहुत तवील, तो हर वक्त तो आप ड्राइव नहीं कर सकते, 2 बंदे भी बैठे हो तब भी बहुत मुश्किल होता है। तो कितने घंटे सफ़र करते थे, कितने घंटे आराम करते थे, कैसे मैनेज किया है सब? एक तो राइट हैंड ड्राइव था जी, वो हमारे लिए नया एक्सपीरियंस था। यूँ ही हम फ्रांस में दाखिल हुए हैं तो वो राइट हैंड ड्राइव था। जहाँ जहाँ ब्रिटिश गया है वहाँ लेफ़्ट साइड ड्राइव है, और यहाँ ये नहीं गए वहाँ राइट साइड है। सो वो तो हम 2 मिनट में ही आदी हो गए थे। बाकी मुश्किलात के मामले में जो खाने का है ना जी, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। खाना हमें ढंग से, यकीन करें कि आप सिर्फ टर्की में आके मिला, पीछे वो बस ऐसे कहीं से बर्गर ले लिया, कहीं से वो क्रिस्प ले लिया, बस ऐसे ही गुजारा किया। टर्की में मौसम के लिहाज से हम नॉर्दर्न एरिया से आए हैं तो वहाँ सर्दी बहुत ज़्यादा थी, -23 था टेम्परेचर, जो मैंने पहले मेंशन किया। सो हमारा वहाँ 1 दिन एक्स्ट्रा लग गया। बाकी सारा बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं है। मौसम बड़ा शानदार था, क्योंकि हमारे पास गाड़ी वो थोड़ी हैवी थी, इसलिए हमें कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ बिल्कुल। तो अब आप पाकिस्तान आ गए हैं, तो पाकिस्तान में क्या एडवेंचर करने का इरादा है? यहाँ के जो सयाहती मकामात हैं उनको भी आप फिर एक्सप्लोर करने का इरादा रखते हैं? हाँ, ये बहुत आपका अच्छा क्वेश्चन है जी। इसका रात के हम ड्राइवर नहीं हैं। रात को ना वो लाइट्स पड़ती हैं ना, तो वो हम रात को ड्राइविंग नहीं करते थे। हाँ, 8-9 बजे तक सुबह करते थे ड्राइव, लेकिन एवरेज कह लें कि 8-9 घंटे हम ड्राइव करते थे। अच्छा जी, बहरहाल वो ज़ाहिर है कि वो इरादा करना बहुत आसान काम नहीं। लेकिन एक चीज़ मैं आपको बताऊं कि ईरान में इन लोगों को फ़ायदा ये हुआ, बिकॉज व्हेन आई रेड द स्टोरी, यहाँ पर ज़ाहिर है कि वक्त मुख्तसर था, लेकिन वहाँ पर मुफ्त में फ्यूल जो टूरिस्ट जाते हैं उनको तकरीबन 80 लीटर से ज़्यादा उनकी जानिब से दिया जाता है। गाड़ी आपकी एक दफ़ा फुल फ्यूल फुल करवाया जाता है। हाँ जी, ईरान में
जो पेट्रोल जो है, तो विच इज़ वेरी गुड सयाहों के लिए और सयाहत के फ़रोग के लिए एक बड़ा अच्छा इकदाम है। तो ये मुख्तलिफ जगह आपको मुख्तलिफ पेट्रोल के रेट्स देखने को अच्छा, मिलते हैं। ये आप देखें कि सयाहों के लिए स्पेशली जो है वो बाकायदा उनको फैसिलिटेट किया जाता है, दुनिया भर ताकि ज़ाहिर है वो ये सोचते हैं कि अगर ये अपने मुल्क वापस लौटेंगे, ये हमारे मुल्क की कहानियाँ बताएंगे, तो दैट्स हाउ यू प्रमोट योर कंट्री, और इस तरीके से आप टूरिज़्म को भी आगे बढ़ा सकते हैं। तो ज़बरदस्त जनाब, लेकिन ये बड़ा मुश्किल काम है 9 दिन में इतना तवील सफ़र करना। हम तो एक शहर से दूसरे शहर जाने के लिए बहुत दिन प्लानिंग करते हैं और सोचते हैं, तो भाई हैट्स ऑफ टू देम। चलें जी, मामू भांजे की जोड़ी को। विल टेक अ ब्रेक हियर, ब्रेक के बाद आते हैं, स्टे ट्यून्ड। अच्छा जी, सिंध का तस्करा करते हैं जहाँ पर इंटरमीडिएट के इम्तहानात हुए और वहाँ पर नाक़िस इंतज़ामात देखने में आए। ज़िला खैरपुर से एक नहायत अफसोसनाक अंदोहनाक खबर सामने आई थी, जहाँ पर एक तालिब इल्म अपनी ज़िंदगी का इम्तहान हार गया। इंटरमीडिएट का इम्तहान देने गया था, वजह उसकी भी बताएं, वजह भी गर्मी बताएं। की शिद्दत थी और लोड शेडिंग थी, और उसके बायस उसकी तबीयत बिगड़ी, हॉस्पिटल ले जाया गया, लेकिन वो दम तोड़ गया और हब्स की वजह से, दम घुटने से हुई। अच्छा, इससे पहले वज़ीर बराए तालीमी जो बोर्ड हैं इस्माइल राहू, उन्होंने इम्तहानी मराकज़ में इस हवाले से लोड शेडिंग ना करने की हिदायत की थी, लेकिन वो हिदायत गालिबन हुआ ये है कि वो महकमे बिजली के पास नहीं पहुंची या उनके साथ कोई कोऑर्डिनेशन नहीं थी। लेकिन आप ये देख लें कि वैसे ही इस कदर शदीद गर्मी और हब्स होता है, और ऐसे में इम्तिहान देते और ऐसे इम्तिहानी मराकज़ में जहाँ पर खचाखच जो और जी आप अंदरूनी सिंध के इलाकों की अगर बात करें ना, तो वहाँ पे जो टेम्परेचर होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। पारा 45 सेंटीग्रेड से भी वहाँ पर तजावुज़ कर गया, जो हमें बताया जाता है। इंतहाई गर्मी में सोचें, जब आप ऐसे रूम में बैठे हो जहाँ पंखा भी ना चल रहा हो, ऊपर से ज़ाहिर है स्टूडेंट्स जो होते हैं, जो तालिब इल्म, जो बच्चा या बच्चियाँ होते हैं, उनके ऊपर अपने पेपर का भी टेंशन, बहुत स्ट्रेस होता है, बहुत स्ट्रेस उन्होंने लिया हुआ होता है। ऐसे में जब उनको किसी भी किस्म की सहूलियात मैसर नहीं, शायद उन्हें ठंडा पानी भी वहाँ पे आके कोई नहीं पूछता होगा। पानी क्या पानी भी कोई पूछता नहीं होगा। तो ऐसे में इसको गफलत नहीं कहेंगे, इसको मुजरिमाना गफलत कहेंगे, जिससे एक मासूम की जान चली गई। हमारे नुमाइंदे नवीद खोड़ो हमारे साथ हैं। ज़रा हम पूछते हैं कि जी किसी के ऊपर जिम्मेदारी डाली गई, कोई सोच रहा है कि जी मेरी गलती थी, क्या था, ये हुआ क्या? तो नवीद ज़रा हमें सूरत हाल बताइए, इंतज़ामात क्यों ऐसे हैं और बेहतरी क्यों नहीं आई, और एक बच्चे की जान चली गई, मतलब दिस इज़ सो ट्रेजिक। जी बिल्कुल, सखर बोर्ड की जानिब से उनके ज़ेर एहतमाम जो है 11वीं और 12वीं जमात के जो इम्तहानात वो जारी हैं। असल में दरअसल मसला जो बड़ा मसला वो ये है कि हमेशा जो इम्तहानात होते हैं वो गर्मी की मौसम में होते हैं, जिसकी वजह से जो बच्चे हैं उनकी तबीयत ज़ार हो जाती है। जो उनको माहौल सही नहीं मिलेगा तो वो सही पेपर कैसे कर पाएंगे, वो पर्चा सही कैसे कर पाएंगे। ऐसे ही हमें मुख्तलिफ जो सेंटर्स हैं खैरपुर में या सखर के जो मुख्तलिफ सेंटर्स हैं, वहाँ पर बिजली ना होने के काबिल होती है और गैर एलानिया लोड शेडिंग जो होती है, उनसे बच्चों की जो तबीयत है वो ज़ार हो जाती है। ऐसा ही वाक़या पेश आया ठेड़ी में जो डिग्री कॉलेज में मेहताब मीरानी, वो इम्तहानात के दौरान बेहोश हो गए और उनको हॉस्पिटल इधर से पहुंचाया गया, मगर उसने रास्ते में ही दम तोड़ दिया। उस टाइम भी खैरपुर में जो मुख्तलिफ मकामात पर वो सेंटर पर जो बिजली नहीं थी, वो गैर एलानिया लोड शेडिंग थी। और ये समझो तो और क्या वो 11वीं जमात में था, तकरीबन 17 उनकी उम्र थी। और उसको किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम तो नहीं था हेल्थ वाइज, ही वाज फिट एंड फाइन, क्या बताते हैं? नहीं, वो बिल्कुल वहाँ से हमने जो उनके असातिज़ा हैं उनसे हमसे पूछा है, उन्होंने कहा वो बिल्कुल नॉर्मल बचा था और जैसे हर साल आना इम्तिहान वो अच्छी तरीके से देता, मगर जो बिजली ना होने के बायस शदीद गर्मी पड़ी और उसको वहाँ बेहोशी का दौरा पड़ा। इधर से गाड़ी में उनकी किसी गाड़ी में सिविल हॉस्पिटल पहुँचाना जा रहा था कि रास्ते में उन्होंने दम तोड़ दिया। और मुख्तलिफ जो स्कूल है वहाँ पर ये पानी का सिस्टम सही नहीं होता, बिजली का नहीं होता, और तकरीबन जो उनके मराकज़ हैं, इम्तिहानी मराकज़ हैं, वहाँ सहूलियात ना होने के बाद ये वाक़यात पेश। अच्छा चलिए नवीद, एक और चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है कि इस वक्त सदर सिंध प्रोफेसर और लेक्चरर्स एसोसिएशन मुनव्वर अब्बास साहब आपके साथ मौजूद हैं। अगर मौजूद हैं तो उनसे ज़रा ये जान लीजिए। मुनव्वर अब्बास साहब जी मेरे साथ मौजूद जी, तो उनसे ज़रा जान लीजिए कि भाई ये तरीक़ेकार ना सिर्फ ये कि तलबा के लिए बल्कि ये असातिज़ा के लिए जो लोग वहाँ पर मौजूद हैं उनके लिए ये बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन। और दूसरा ये है कि यहाँ पर अब इतनी शदीद गर्मी होती है तो मुख्तलिफ टीवी चैनल्स पर अवेयरनेस भी चलाई जाती है, हीट स्ट्रोक्स के लिए कैंप्स वगैरह भी लगाए जाते हैं ताकि फौरी तौर पर, या फिर फर्स्ट एड का भी अरेंजमेंट होता है। यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं। सीजन में इम्तिहान क्यों लिए जा रहे हैं? सीजन में इम्तिहान क्यों लिए जा रहे हैं, ये भी आप जरा उनसे बात कीजिए नवीद।
जी बिल्कुल सर, आप बताइएगा कि इस मौसम में एक तो इम्तिहान मेरे ख्याल में सही मुनासिब वक्त नहीं होता कि इतनी गर्मी हो, वो पसीना पहुँचें या वो इम्तिहान दें, और इतनी गर्मी तो लोड शेडिंग होती है, मराकज़ पर कोई हीट सेंटर भी नहीं होता। इस हवाले से कितनी तकलीफ़ें, आपने कोई तजवीज़ें दी हैं कि ये इनकी रोकथाम हो सके, इस हवाले से आप क्या क्या कहते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं एक मरतबा फिर ARY चैनल का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने हमेशा अहम जो तालीमी मसाइल होते हैं उस पर बात करते हैं। देखिए, इम्तिहानात मुझे समझ में नहीं आता कि क्या मजबूरी है कि इस शदीद गर्मी में इम्तिहानात लिए जाते हैं। हमने वज़ीर तालीम साहब, सेक्रेटरी कॉलेज एजुकेशन को, इनको मुतअद्दिद बार हमने इनसे कहा कि खुदा के वास्ते इम्तिहानात के जो अयाम हैं उस पर कुछ नज़रसानी की जाए। अब आप इनकी संजीदगी का आलम देखिए, हमारे वज़ीर तालीम जनाब सरदार अली शाह साहब की, उनकी संजीदगी का तालीम से आलम ये है कि स्टीयरिंग कमेटी जिसने फ़ैसला करना होता है पूरे साल का कैलेंडर, मैं पूछ रहा हूँ सवाल सरदार अली शाह साहब से कि जनाब आपकी स्टीयरिंग कमेटी का इजलास कब हुआ है? पिछले साल 22 फरवरी को इजलास हुआ है स्टीयरिंग कमेटी का, पिछले साल का कैलेंडर बना। इस मरतबा जो इम्तिहानात ये जो हो रहे हैं ये किसकी परमिशन से हो रहे हैं? स्टीयरिंग कमेटी का कोई फैसला नहीं है कि कब से होंगे इम्तिहानात। ये स्टीयरिंग कमेटी की भी कोई सब कमेटी है जो सेक्रेटरी स्कूल्स की निगरानी में इनका फैसला हुआ। एक और बात कि पहले होता था कि जी आपकी क्लासेस जो हैं वो कैब की वजह से अक्टूबर नवंबर में शुरू हो रही हैं, इस वजह से आपके सिलेबस ख़त्म करने में मसला होता था। लेकिन अब तो आपकी क्लासेस अगस्त से शुरू हुई। जब अगस्त में शुरू हुई तो हमने इनसे कहा कि अब इम्तिहानात आप मार्च या अप्रैल में ले आएँ। अच्छा। लेकिन तालीम से इनकी कोई संजीदगी हो तो ये उसको पहले ले आए ना, लिहाजा ये अच्छा चलें जी, ये सूरत हाल क्यों है इस पर जरा बात करते हैं। डायरेक्टर जनरल कॉलेजेस सिंध प्रोफेसर शादाब हुसैन साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस प्रोफेसर साहब। ये जाहिर है कि हमारे साथ मनोवर साहब भी इस वक्त मौजूद थे। ये हुआ क्या है बेसिकली, आपके इल्म में क्या बात आई है कि ये जो अंदोहनाक वाक़या पेश आया, जाहिर है कि एक टीनेजर की जान इसमें चली गई जो कि इम्तिहान का पर्चा देने के लिए वहाँ पर किया था। क्या पता चला है अब तक की इन्वेस्टिगेशन में? जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अशफाक साहब जो है यकीनन ये एक बड़े काबिल अफसोस बात है और हमें भी इसका दिल से सदमा है। और यकीनन जो है कोई बच्चा तालीम के लिए जाए और उसमें जो है उसको जो है इस तरह उसकी जान चली जाए तो बच्चे सबके साझे होते हैं, तो उसका अफसोस यकीनन बहुत ज़्यादा है। अब अगर इसको देखें कि कॉलेज एजुकेशन डिपार्टमेंट जो है उसकी तरफ से यही है कि फ़ौरी तहक़ीक़ात के लिए लिखा गया और जो भी ग्राउंड रियलिटीज़ थी वो मालूम की गई, तो उसके मुताबिक तो जो बात सामने आई जो कि इंटरनल सुपरिटेंडेंट जो है वहाँ उन्होंने उनसे पूछा गया, फिर हमारे रीजनल डायरेक्टर हैं वो ख़ुद वहाँ गए, तो जो सामने हमारे बात आई वो ये कि जो है वो बच्चा जो है 9-15 के ऊपर उस बच्चे ने अपने पड़ोसी बच्चे से कुछ कहा कि मेरी तबीयत कुछ ख़राब हो रही है, मुझे सफोकेशन हो रही है, सांस लेने में दिक्कत हो रही है। अच्छा। तो सांस लेने में उसने कहा कि हमें दिक्कत हो रही है और पट्ठों में मेरे दर्द हो रहा है। तो उस वक्त जो इन्विजिलेटर थे वो उसके करीब आके उन्होंने उसको हालत देखी तो यकीनन उसकी हालत उस वक्त ख़राब थी। हाँ। अच्छा, तो कितनी देर में उसको फिर एज दी गई, हॉस्पिटल ले जाया गया? फ़ौरन जो है जो वहाँ की रिपोर्ट के मुताबिक उनको उस बच्चे को फ़ौरन जो है इंटरनल सुपरिटेंडेंट जो थे उन्होंने एम्बुलेंस से रब्ता किया करीबी हॉस्पिटल के, और जब एम्बुलेंस को लगा के लेट हो जाएगा बच्चे की तबीयत ज़्यादा ख़राब होने लगी तो फिर वो कार में उसको लेकर गए हैं और कार में ले जाने के बाद जब वो हॉस्पिटल पहुँचे हैं तो फिर वहाँ पर जो है पता उनको ये चला कि बच्चे की जो है वो रास्ते में जो है वो डेथ हो गई है। तो ये जो अभी इब्तिदाई जो हमारी रिपोर्ट जो हमें मिली है वो ये है। और ज़ाहिर है कि इसके अंदर इब्तिदाई रिपोर्ट में ज़ाहिर है कि टाइम वगैरह चीज़ें कोई एक तो ये है कि कोई कमेटी और कोई ऐसे लोग कार्रवाई करें या ऐसे लोग उसमें बैठे हैं जिनको ज़ाहिर है कि इंडिविजुअली और अलग से थोड़ा सा एक शफाफियत के अंदाज में काम कर सकें, क्योंकि वहाँ पर अब ज़ाहिर है सबको पता होगा कि हमारे गले में बात आनी है, हम पर बात पड़ सकती है, तो वो उससे बचने की कोशिश भी पहलू तय भी कर सकते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि इस्माइल राहुल साहब से मुताल्लिक ये कहा गया था कि उन्होंने कहा कि जी लोड शेडिंग नहीं होनी चाहिए। अब ज़ाहिर है कि ये उनका पैगाम
یا یہ جو بھی ان کی جانب سے کہا گیا کیا یہ محکمہ بجلی کو یہ پہنچایا گیا تھا کہ جی آپ نے ان علاقوں میں لوڈ شیڈنگ ان اوقات کار میں نہیں کرنی؟ دیکھیں جہاں تک لوڈ شیڈنگ کی بات ہے کہ ویسے بھی جس علاقے میں ٹھیڑی کالج ہے وہاں عام طور پہ جو ہے بہت زیادہ گرمی ہوتی ہے اور اس موسم میں تو بہت زیادہ گرمی ہوتی ہے, سفوکیشن بھی ہوتی ہے. ٹھیک ہے. تو بجلی کے جہاں تک بات ہے کہ وہاں لائٹ کا ابھی تک ہم کو نہیں پتہ چلا اس وقت لائٹ تھی یا نہیں تھی. اچھا لیکن ہم بتا رہے ہیں کہ لوڈ شیڈنگ تھی. تو اس لوڈ شیڈنگ کا ٹائم جو ہے وہ یقیناً چینج ہوا ہوگا, لیکن لائٹ کا جہاں تک ہے یہ کنفرم ابھی تک ہمیں نہیں ہو سکا. لیکن ہم نے فوری طور کے اوپر جو ہمارا ریجنل ڈائریکٹر, ذمہ داری کس کی ہے کہ تمام انتظامات ہوں, سہولیات ہوں, یہ کس کی ذمہ داری بنتی ہے؟ اب کسی نہ کسی کو تو معلوم ہوگا. دیکھیں یہ کالج ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ, جی ہاں صدف, بات یہ ہے کہ کالج ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کی ذمہ داری بالکل ہوتی ہے اور کالج ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ جو ہے تمام جگہ فیسلٹی دینے کا ذمہ دار بھی ہے اور کالج ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ ذمہ داری دیتا بھی ہے. ہر کالج کو جو ہے ہر سال جو ہے لاکھوں روپے کا بجٹ دیا جاتا ہے, اس کا مانیٹر بھی کیا جاتا ہے. ان فیسلٹیز کو جو ہے اب سے نہیں ہمیشہ سے کہا جاتا ہے کہ ایس او پیز کا خیال رکھا جائے, ایگزامینیشن ایس او پیز کا خیال رکھا جائے, ایک کمرے کے اندر 30 سے زیادہ اسٹوڈنٹ کو نہیں بٹھایا جائے, ایک ڈیسک پر ایک بچہ بٹھایا جائے, کھڑکی دروازے اگر لائٹ نہیں ہے تو کھلی رکھی جائیں اور پانی کا انتظام پراپر کیا جائے. اور ہماری ٹیمیں جو بھی ہوتی ہیں جو وہاں موجود ہوتی ہیں وہ اس کو جو ہے انشور کرنے کی کوشش بھی کرتی ہیں. ہمارے پاس ایسے لیٹرز موجود ہیں جہاں پر ہم نے کہا ہے کہ آپ میڈیکل ایڈ جو ہے وہ روم بنائیں جہاں پر بچوں کو جو ہے ایگزامینیشن تو ایک الگ چیز ہے, لیکن ویسے بھی بچے بیمار ہو جاتے ہیں کیونکہ بچے تو پھر بچے ہی ہیں نا, تو کبھی ان کو کوئی بیماری جاتی ہے, کوئی بیماری جاتی ہے. تو ایک سکھ روم بھی جو ہے ہم نے تمام کالجز کے اندر بنانے کے آرڈر بھی دیے ہیں, لیکن ایسا ہوا نہیں, ایسا بہت کم دیکھنے میں آتا ہے. بھی کیا گیا ہے وہ آرڈر ہی کیا. اب بات یہ ہے کہ ہم بڑے شہروں میں تو یہ چیزیں دیکھ رہے ہوتے ہیں, اگر آپ جائیں گے فیلڈ میں تو آپ کو چیزیں نظر آتی ہیں, لیکن تمام کالجز کو ہدایت دی جاتی ہے اور یقیناً جو بھی اس کے لیے ایک کمیٹی بنائی گئی ہے اور کمیٹی کی رپورٹ آئے گی تو اس میں کمیٹی کی رپورٹ آئے گی تو پتہ چلے گا. لیکن بہرحال کسی نہ کسی کی ذمہ داری یہ بنتی ہے. ایک معصوم جان چلی گئی ہے. شکریہ آپ کا, ہمارے ساتھ موجود تھے ڈائریکٹر جنرل سن کالجز اور وہ بات کر رہے تھے شاداب حسین صاحب. لیکن یہ بڑا افسوسناک ہے اور جن سہولیات کی بات کر رہے ہیں, سکھ روم, میڈیکل ایڈ, فرسٹ ایڈ, ایسا نہیں ہوتا ہے. یہ ہم سالوں سے دیکھ رہے ہیں. شہر کے کالجز میں بھی نہیں ہوتا, کہیں نہیں ہوتا. اور جی ہاں ایسا ہی ہوتا ہے جب امتحان آپ دے رہے ہوتے ہیں سخت گرمی میں, جون جولائی میں, مئی میں, تو پنکھے نہیں چل رہے ہوتے, کوئی آلٹرنیٹ نہیں ہوتا, کوئی جنریٹر نہیں ہوتا. حالانکہ لاکھوں جو ہے پیسے, اربوں روپے جو ہے بجٹ کے نام پہ, تعلیم کے نام پہ خرچ کیے جاتے, مگر وہ کہیں لگتے ہوئے, کہیں استعمال ہوتے ہوئے ہمیں دکھائی نہیں دیتے. نیکسٹ چیز سٹوری ہمارے پاس. اچھا جی, اب دادو سے بھی خبر ایک شامل کر لیتے ہیں. اور دادو میں ہوا یہ ہے کہ مہر میں عدالت کے احاطے میں فائرنگ ہوئی ہے جس سے 3 قیدی ہلاک ہو گئے ہیں. اور پولیس جو بتا رہی ہے اس واقعے کے متعلق, پولیس کا یہ کہنا ہے اس ساری صورتحال پر کہ عدالت کے احاطے میں مسلح ملزمان نے قیدیوں پر فائرنگ کی. حملے اور فائرنگ میں ایک پولیس اہلکار بھی زخمی ہوا ہے. تو ولی محمد بلوچ ہمیں اس حوالے سے بتائیں گے. ولی محمد بلوچ, ویسے یہ کچہریوں میں یا ایسی جگہوں پر فائرنگ کے واقعات اب ایک تواتر سے ہوتے رہتے ہیں, نہ جانے کیوں یہ ایک روٹین بن چکا ہے. یہاں پر کیا کوئی سیکیورٹی ارینجمنٹس نہیں تھے کہ وہ بآسانی آئے, انہوں نے پہ فائرنگ کی اور اس کے بعد چلتے بنے؟ جی, یہ آج دادو کا ضلع تحصیل بیڑ ہے, بیڑ ڈسٹرکٹ وہ تحصیل ہیڈ کوارٹر کا شہر ہے. یہاں پر کچھ عرصہ قبل کوارو برادری کا ایک شخص قتل ہوا تھا, جس میں کوارو برادری کے 2 گروہوں میں پرانی دشمنی کا یہ سلسلہ چل رہا تھا. آج دادو ڈسٹرکٹ جیل سے 3 قیدیوں کو اسی مقدمے میں پیشی کے لیے عدالت لایا گیا تھا, لیکن عدالت کے احاطے میں یہ واقعہ ہوا ہے کہ ملزمان نے فائرنگ کر کے 3 قیدیوں کو ہلاک کر دیا ہے. اس فائرنگ کے نتیجے میں ایک پولیس اہلکار بھی زخمی ہو گیا. اس میں پولیس نے ایک کو پکڑا ہے فائرنگ کرنے ملزم کو. اس کا کہنا ہے کہ ہماری پرانی دشمنی تھی, انہوں نے ہمارے بندے کو قتل کیا تھا, جس کی وجہ سے ہم نے یہ آج کیا ہے. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کچھ یہ عرصہ قبل دادو میئر کینشا جو ہی عدالتوں میں سیکورٹی کے انتظامات بھی سخت کیے گئے تھے, لیکن شہریوں کو یہ ہے کہ اتنی سخت سیکورٹی کے باوجود
ये मुल्ज़मान असला किस तरीके से अंदर असलहा लाए किस तरह और पुलिस लेके को ये पता नहीं अहाते में पहुंच गए, ये बड़ा एक सवाल है। लॉलेसनेस का आलम ये है कि अदालत के आते में जी ये वाक़या पेश आया। थैंक यू सो मच वली मोहम्मद बलोच, देखते हैं इस पर मज़ीद क्या कार्रवाई होती है। अच्छा जी, अब आपको बताएं जी, ऑडियो लीक जुडिशल इंक्वायरी कमीशन दरखास्त वफाक कमीशन के खिलाफ बनाए गए लार्जर बेंच पर एतराज़ उठाने का फैसला, और इस हवाले से राजा मोहसिन एजाज मजीद हमें बता रहे, बताइएगा जी। देखिए, सुप्रीम कोर्ट में ऑडियो लीक्स जुडिशियल इंक्वायरी कमीशन पर समाअत का बाकायदा आगाज 11 बजे था और हुकूमत ने कमीशन के खिलाफ जो लार्ज बेंच है उस पर एतराज फैसला किया है और समाअत का बाकायदा आगाज थोड़ी बाद होगा और पाकिस्तान की सरबराही में 5 जज बेंच इसकी समाअत करेगा। बेंच के दीगर अरकान में जस्टिस जाजुल हसन, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस शाहिद वहीद, जस्टिस हसन अजहर रिजवी शामिल हैं और ये ऑडियो लीक की इंक्वायरी के लिए कमीशन के खिलाफ मुख्तलिफ दरख्वास्तें दायर की गई थी, जिनमें साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान, सदर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन आबिद जुबैरी, रियाज अली और मुक़्तदर अख्तर शबीर जो सेक्रेटरी हैं सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की, उनकी दरख्वास्तें थी। और जुडिशियल इंक्वायरी कमीशन का जो पहला इजलास था वो अपील के रोज हुआ था और उसके बाद नोटिस भी जारी किए गए थे मुख्तलिफ लोगों को, जिसमें चीफ जस्टिस के साहबजादे समेत एक सहाफ़ी भी शामिल थे। सदर सुप्रीम कोर्ट बार को भी नोटिस जारी किया था और कल आइंदा इजलास इसका बुलाया गया था, जिसमें तमाम इन लोगों को जिनके मुबैना ऑडियो लीक्स हैं, कोई किरदार है, नाम है, उन्हें तलब किया गया है। ताहम आज अब सदर सुप्रीम कोर्ट बार और साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान की दरख्वास्तों के हवाले से इस मामले पर समाअत होगी सुप्रीम कोर्ट में और समाअत का, जिस तरह मैंने पहले भी बताया, कि 11 बजे बाकायदा आगाज हो। ठीक है, 11 बजे बाकायदा आगाज होगा। थैंक यू सो मच राजा मोहसिन एजाज। एक ब्रेक लेते हैं जी, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे।